हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सभी काफी ज्यादा अच्छे होंगे। तो जिसका हम लोगों को काफी लंबे समय से इंतजार था, द मैक्स लेवल प्लेयर्स 100 रीइंकार्नेशन, उसका सेकंड सीजन रिलीज हो चुका है, जिसके कई सारे चैप्टर्स भी यहाँ पर आ गए हैं। और जो सेकंड सीजन है वो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर चलता रहेगा। पर जिस किसी ने भी यहाँ पर फर्स्ट सीजन को मिस कर दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिससे आप कंप्लीट स्टोरी देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट से अलग अलग पार्ट्स को भी एंजॉय कर सकते हैं, जैसी आप लोगों की मर्जी हो। और आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर आपको वीडियो कैसी लगी। और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को और ज्यादा डिले न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें एक हाई स्कूल स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जो कि अपने मोबाइल में न्यूज पढ़ते हुए कहता है कि इतने सारे लोग केवल 4th राउंड के अंदर मारे गए। और न्यूज में बताया जा रहा था कि केवल 3 महीनों के अंदर 1.8 मिलियन लोग दूसरी दुनिया के अंदर खींचे जा चुके हैं, जिसमें से 90 मिलियन लोग यहाँ पर मारे गए हैं। दुनिया की इकोनॉमिक एकदम से बहुत ज्यादा खतरे में आ चुकी है, क्योंकि जितने भी यंग जनरेशन है वो जल्दी ही मारी जा रही है। और ऐसे ही और भी कई सारे लोगों के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ था। और ये देखकर वो मोटा आदमी कहता है कि ये सारे के सारे पूरे कचरे थे। जिसके बाद वो और भी कई सारी चीजें पढ़ता है, जहाँ पर वो ये सब पढ़कर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। और वो कहता है कि आखिर ये किस तरीके का मैस है। और वो और भी कई सारे आर्टिकल्स पढ़ता है, जहाँ पर सभी लोग सभी प्लेयर्स के बारे में शिकायत कर रहे थे कि 4th राउंड के बाद प्लेयर्स अचानक ही काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, और उनके हाथों से मरने वाले लोगों की संख्या भी पहले से बढ़ चुकी है। और जितने प्लेयर्स है वो लोग गवर्नमेंट से बिल्कुल भी नहीं डर रहे। और इसी तरीके की और भी कई सारी चीजें। ये सुनकर वो मुस्कुराकर कहता है कि सच में ये किस तरीके का मैच है, पर अगर वो लोग भी प्लेयर्स होते तो वो जरूर ऐसा ही करते। जिसके बाद वो अपने हथियार को उठाता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी सी एक्स थी। वो कहता है क्या इस चीज में क्या गलत है कि मैं मरने से पहले जो चाहूँ वो ना कर सकूं। सच में ये कितने ज्यादा बॉर्डम है। इसी वजह से उन्हें हम लोगों को कुछ जरूरत से ज्यादा प्रेशर के अंदर नहीं डालना चाहिए। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स, ये सब उन सब की वजह से ही हुआ है। और ये कहने के बाद वो अपनी बड़ी सी एक्स को घुमाकर जमीन पर पटकता है और कहता है इसी वजह से अब हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से फट चुके हैं। फिर वो थोड़ा सा शांत होता है और कहता है देखा जाए अब चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी कोई भी मुझे यहाँ पर नहीं रोक सकता। और वो एक क्रीपी से स्माइल देकर कहता है कि वैसे भी अब मैं एक प्लेयर बन चुका हूँ, सभी लोगों से मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूँ। और फिर वो खिलखिलाते हुए कहता है तो बताओ आखिर अब मुझे यहाँ पर किसको मारना चाहिए। और हमें दिखता है कि उसने अपने क्लासरूम के जितने भी लोग थे, यानी जितने भी स्टूडेंट्स थे, उन सभी को यहाँ पर जान से मार डाला था। और वो खुश होकर सोचता है कि मैंने रियल लाइफ के अंदर लोगों को मार दिया और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। और ये सच में सब इसी वजह से, क्योंकि 4th राउंड के अंदर जिस तरीके से मैं वहाँ पर आगे बढ़ा था, पर केवल एक स्ट्राइक एक इंसान के लिए ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही आसान था। क्या शायद ये इसी वजह से क्योंकि ये सब सिविलियंस हैं। और हमें 4th राउंड की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं, जहाँ पर ये अपने अवतार के अंदर था। वो कहता है कि 4th राउंड सच में काफी ज्यादा अच्छा था, और वो अपने एब्जॉर्प्शन रूइंस का इस्तेमाल कर रहा था। वो कहता है कि किसी भी मॉन्स्टर को मारने से अच्छा तो ये अच्छा है कि मैं किसी प्लेयर को मारूं। इसलिए वो बाहर जाते हुए कहता है कि मैं मॉन्स्टर्स को मारने के बजाय प्लेयर्स को मार रहा था, क्योंकि उनको मारना काफी ज्यादा आसान था। जिसके बाद वो प्लेयर कम्युनिटी के बारे में कहता है, जिसको ऑनलाइन बनाया गया है। और वो उसको चेक करने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है क्यों ना मैं उन लोगों के फॉर्म को जाकर ज्वाइन करूं, जिससे मैं बाकी प्लेयर्स के साथ मिलकर दूसरे लोगों को मार सकूं। इस तरीके से मुझे और भी कई सारे स्ट्रैक्स मिलेंगे। पर जैसे ही वो ऑनलाइन उनको ज्वाइन करने की कोशिश करता है, तो उसके सामने एक सर्वे जैसा आ जाता है, जब उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही थी। ये देखकर वो कहता है क्या ये मेरी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और साथ ही एक इंटरव्यू भी। सच में इसके अंदर तो मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर मुझे लगता है कि मुझे ये करना ही होगा, जिससे मैं और भी कई सारे प्लेयर से मिल सकूं। और वो अपने डार्क इमोशंस के साथ खुश होकर कहता है कि वो दूसरे प्लेयर्स कभी भी इस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते कि उन प्लेयर्स के बीच में एक ऐसा भी प्लेयर है जो कि दूसरे प्लेयर्स को मार रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो एक कैफे के सामने खड़ा होकर कहता है लगता है कि शायद ये वही जगह है जहाँ पे इंटरव्यू के लिए उसे बुलाया गया था। वो कहता है कि हाँ शायद ये वही जगह है, पर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। और वो कहता है कि सच में उन लोगों ने मुझे यहाँ पर दोपहर में बुला लिया, और इसके अलावा यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी बस नहीं चलती। इसी वजह से उसे काफी गुस्सा आ रहा था। और वो कहता है कि मैं उस इंटरव्यूअर को यहाँ पर जान से मार डालूंगा अगर उसने मुझे जरा सा भी गुस्सा दिलाया। पर जैसे ही वो अंदर आता है तो आसपास देखकर कहता है कि क्या यहाँ का इंटीरियर तो उससे भी ज्यादा मॉडर्न है जितना मैंने सोचा था। पर क्या यहाँ पर तो बस केवल 2 ही कस्टमर्स है। पर तभी वहाँ पर बैठे हुए एक आदमी का ध्यान उसके ऊपर जाता है, और वो कहता है क्या तुम भी शायद वही इंसान हो जो कि यहाँ पर हम लोगों के साथ इंटरव्यू देने के लिए आया है। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वो आदमी उसके पास आकर कहता है कि आखिर तुम्हारा यूजर नेम क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम ब्लैक फ्लेम ड्रैगन है, पर अभी मुझे इसका रियल नेम नहीं पता। जैसे मुझे पता चलेगा या फिर स्टोरी में आगे जैसे रिलीज होगा, मैं उसके साथ ही स्टोरी को कंटिन्यू करूंगा, तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना। वो आदमी उसके पास आकर कहता है कि तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मैं इंटरव्यूअर हूँ और मेरा यूजर नेम एज 30 है। ये सुनकर वो कहता है क्या तुम भी एक प्लेयर हो। तो वो आदमी हंसते हुए कहता है कि हाँ मुझे देखकर लगता नहीं है ना, क्योंकि मैं केवल इसी साल ही तो 30 साल का हुआ हूँ। जिसके बाद वो उसको बैठने का कहता है और कहता है कि ये भी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया है, और इसका नाम लिटिल कॉकेल है। वो कहता है कि कॉकेल ये ब्लैक
फ्लेम ड्रैगन है और तुम लोग शायद एक दूसरे के मेंबर्स हो सकते हो, तो एक दूसरे को ग्रीट करो। तो फ्लेम ड्रैगन उसके पास बैठते हुए कहता है कि ये छोटा सा कीड़ा कहीं का। वो उसको गाली देकर कहता है कि ये भी एक प्लेयर है, पर ये तो देखने में काफी कमजोर सा लग रहा है। वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, जिसके बाद वो आसपास देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि बिजनेस सही से नहीं चल रहा, मुझे यहाँ पे कोई भी कस्टमर नहीं दिख रहा और ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई पार्ट टाइमर भी नहीं है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, मैं सिटी से काफी ज्यादा दूर हूँ, तो तुम ऐसा कह सकते हो, इसी वजह से तो मैंने इस जगह को यहाँ पर किराए पे लिया है जिससे मैं यहाँ पे इंटरव्यू ले सकूँ। ब्लैक ड्रैगन कहता है कि तुमने इसे किराए पर लिया है, पर क्या जो ओनर है उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मुझे तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। वो बताता है कि ओनर किचन में खाना तैयार कर रहा है, ये कैफे है पर यहाँ पर वो मील्स भी सर्व करते हैं। ये सुनकर ब्लैक ड्रैगन कहता है कि अच्छा, और वो आसपास देख रहा था और कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी कैमरा नहीं है, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को मार डालता हूँ। नहीं, पर मैं इस तरीके से अपने चांस को खराब नहीं कर सकता, वो भी बस केवल 2 लोगों को मारने के लिए। इसलिए वो कहता है कि यहाँ पर कोई और भी आ रहा है इंटरव्यू के लिए। तो वो कहता है कि हाँ, बस थोड़ा सा रुको, एक आदमी और आ रहा है, जिसके बाद हम लोग एक साथ यहाँ पर शुरू करेंगे। ये सुनकर ब्लैक ड्रैगन सोचता है कि यहाँ पर एक और आ रहा है, इसलिए वो पूछता है इसका मतलब क्या हम लोग यहाँ पर 3 लोग होंगे। पर तभी एज 30 का ध्यान बाहर जाता है और वो कहता है बिल्कुल हाँ, पर ये केवल एक पास्ट प्रॉमिस है, तो बस थोड़ा सा और हम लोग वेट करते हैं। पर रुको, ऐसा लगता है कि शायद वो यहाँ पर आ चुका है। और जैसे ही वो गेट खोलकर अंदर आता है, एज 30 उसके पास आकर कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हो। वो आदमी कहता है कि हाँ। एज 30 पूछता है क्या आखिर तुम्हारा यूजर नेम क्या है। वो कहता है कि मैं ब्लैक साइथ हूँ। ये सुनने के बाद एज 30 काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। फिर हमें कुछ दिनों के पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी और 7 लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। वो कहता है कि यामा, तुम्हारा स्वागत है। वो लड़की कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, जिसके बाद वो चश्मे वाला आदमी उससे कहता है सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है, तो चलिए अप्रैल की 3rd वीक की मीटिंग को यहाँ पर शुरू करते हैं। जिसके बाद वो नीली शर्ट वाले से पूछता है कि आखिर इस हफ्ते कितने लोगों ने यहाँ पर हम लोगों को ज्वाइन किया है। वो बताता है कि जहाँ तक 2000 से ज्यादा है। प्रेसिडेंट कहता है कि पिछले हफ्ते से ये तो काफी ज्यादा है। तो वो आदमी कहता है कि हाँ, प्लेयर्स की काउंटिंग धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, पर जिन लोगों ने हम लोगों को अभी तक ज्वाइन किया है पिछले हफ्ते से, उनकी संख्या पहले से ज्यादा है। मुझे लगता है कि हम लोगों के बारे में आर्टिकल्स में बात की जा रही है, जिनकी रील बनाई जा रही है। ये सुनकर प्रेसिडेंट पूछता है कि आखिर किसने जर्नलिस्ट को यहाँ पर हायर किया है। तो हम हाथ उठाते हुए कहती है कि हाँ, वो मैं हूँ। वो कहता है कि अच्छा, मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि तुम इस फील्ड से भी जुड़ी हुई हो। वो कहती है कि हाँ, ये नया कनेक्शन है। प्रेसिडेंट कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, जैसा कि मुझे एक लॉन्गेस्ट मेंबर से उम्मीद करनी चाहिए। जिसके बाद वो लॉस्ट या एक मतलब नीली शर्ट वाले से पूछता है कि आखिर उन 2000 लोगों में से सच में कितने ज्यादा स्किल्ड लोग हैं। वो कहता है कि अगर हम उन प्लेयर्स को भी इंक्लूड करते हैं जिनके पास अभी क्लासेस नहीं है, तो वो लेवल 10 के पास हैं, तो शायद वो 1200 से ज्यादा होंगे। प्रेसिडेंट पूछता है और आखिर उन लोगों में से कितने ज्यादा लोग यूजफुल हैं। तो ब्लैक कपड़े पहने हुए चश्मे वाला लड़का उससे कहता है मैं इसके बारे में बात कर रहा था। वो कहता है कि एक प्लेयर है जिसके पास ध्यान दिया जा सकता है, जो कि ESKS 475 में रहता है, जिसका नाम ब्लैक फ्लेम ड्रैगन है। भले ही ऑर्डिनरी लेवल 10 का वॉरियर है, पर वो लास्ट जोन में 3rd प्लेस पर आया था। प्रेसिडेंट कहता है कि 3rd प्लेस पर, इसका मतलब उसके लेवल पर उसके पास काफी ज्यादा अच्छा रूइंस होगा, और या फिर वो झूठ बोल रहा है। वो आदमी कहता है पर मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा अच्छा होगा एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन की कैंडिडेट के लिए। प्रेसिडेंट कहता है कि ये तो सच है, पर क्या इसके अलावा कोई और है। वो कहता है कि हाँ, एक और है, लिटिल कॉकी। वो दूसरे जोन के अंदर रहता है, पर जो उसकी रैंक है वो 4th और 10th के बीच में ही आती है। और इसके अलावा 50 से भी ज्यादा प्लेयर्स है जो कि टॉप 100 प्लेयर्स के अंदर आते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जोन के अंदर। वो आदमी खुश हो गया था और कहता है कि सच में ये तो बहुत सारे हैं, ऐसा लगता है कि मैं इंटरव्यू लेने के लिए काफी ज्यादा बिजी होने वाला हूँ। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, माई एज 30। ये सुनकर वो बूढ़ा सा आदमी उठ जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना। प्रेसिडेंट गुस्सा हो गया था और कहता है कि आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है, आखिर पिछली रात तुम क्या कर रहे थे जिसकी वजह से तुम इस तरीके से नींद आ रही है। मैं यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहता। अगली मीटिंग तक 50 इंटरव्यू लेकर आना, और वहाँ पर अगर तुम्हें कोई हाई रैंकिंग कैंडिडेट नहीं मिलता तो तुम्हारी प्लेस किसी और को दे दी जाएगी। ये सुनकर वो हिचकिचाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, सारी चीजें तुम मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद प्रेसिडेंट उस नीली शर्ट वाले से पूछता है कि ब्लैक साइथ ने अभी तक यहाँ पर टच करने की कोशिश करी है। वो कहता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तुरंत ही इसके बारे में रिपोर्ट करूंगा। वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये पूरे से सही है, मैं उसे तुरंत ही यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव स्पॉट दे दूंगा जैसे वो यहाँ पर ज्वाइन करेगा। पर ये तो काफी शर्म की बात है। जिसके बाद वो यामा से कहता है कि तुम जर्नलिस्ट से और भी कई सारे आर्टिकल्स लिखने के बारे में कह सकती हो। मुझे लगता है कि हम लोगों को और भी ज्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत है, जिससे हम लोग ब्लैक साइथ को यहाँ पर ज्वाइन करवा सके। वो कहती है कि बिल्कुल, जब तक उसे पैसे दिए जाए इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। प्रेसिडेंट कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे हार्डवर्क के लिए मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड जरूर दूंगा। ये सुनकर वो हार्ट शेप करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पीस। जिसके बाद वो कहता है तो चलो हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पर तभी जो नीली टी शर्ट वाला था वो ये देख हैरान हो जाता है और कहता है कि रुक जाइए प्रेसिडेंट, अभी अभी यहाँ पे एक नाम रिक्वेस्ट हुआ है जो कि यहाँ हम लोग को ज्वाइन करना चाहता है।
ये सुनकर प्रेसिडेंट कंफ्यूज था और वो पूछता है कि आखिर वो कौन है, तो वो बताता है कि वो ब्लैक साइथ है। सभी लोग ये नाम सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक और काफी ज्यादा सरप्राइज से हो जाते हैं, जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है। एज 30 उससे कहता है कि तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, यहाँ पर आने में तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? तो वो उससे कहता है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो वो आदमी कहता है, यार एज 30 कहता है कि मुझे इस चीज के लिए माफ कर देना, पर ये एक सबसे ज्यादा अच्छी जगह थी जिसके बारे में जानता था, और ये काफी ज्यादा प्राइवेट भी है। और वो कहता है कि इसके अलावा तुम देखने में काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम लड़कियों में सच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए, आओ मेरे साथ यहाँ पर आकर बैठो। और वो ब्लैक साइथ को यहाँ पर चेयर ऑफर करता है और उसको यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा था। जिसके बाद वो आगे कहता है कि ये दोनों भी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हैं जैसे कि तुम आए हो। पर फ्लेम ड्रैगन को उसे देखकर थोड़ा सा गुस्सा सा आ रहा था, पर जो दूसरा लड़का था वो उससे कहता है कि हेलो। तो वो जो कि ब्लैक कोट पहनकर उन लोगों के सामने आया हुआ था वो कहता है कि मैं ब्लैक साइथ हूँ और हमें इसके बारे में नहीं पता कि असल में आखिर ये है कौन और आखिर ये अपना को ब्लैक साइथ क्यों बोल रहा है। पर स्टोरी में हम लोगों को इसके बारे में पता जरूर चलेगा। और वो लड़का अपने बारे में कहता है कि मेरा नाम लिटिल कॉकी है, और असल में जो गुलाबी हुडी पहनकर यहाँ पर बैठा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि हमारा MC र्यूमिंग था, जो कि रियल में ब्लैक साइथ है। और वो सोचता है कि सच में ये तो कितना ज्यादा मजेदार कमीना है। फ्लेम ड्रैगन ब्लैक साइथ को यहाँ पर देखकर परेशान होते हुए सोचता है कि ये इंसान ब्लैक साइथ है जिसने मुझे पिछले राउंड के अंदर 5 बार मारा था। मैं सोच रहा था कि जैसे ही मैं इसे रियल लाइफ में मिलूंगा तो मैं ये पूछूंगा कि अगर वो मुझे मारने के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों था। एज 30 उससे कहता है कि ब्लैक फ्लेम ड्रैगन आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम अपने आप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे? तो वो कहता है कि हेलो, मेरा नाम ब्लैक फ्लेम ड्रैगन है। पर ये देखकर भी वो ब्लैक साइथ यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं कहता और ना ही किसी तरीके का रिएक्शन देता है। ये देखकर वो हैरान था और वो सोचता है कि क्या इसने यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर रिस्पॉन्स तक नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरा यूजर नेम जानते थे, ये यहाँ पर मुझे पहचान जाएगा, क्या इसको मेरा यूजर नेम तक याद नहीं है? यहाँ तक मुझे 5 बार मारने के बाद भी। और र्यूमिंग उसको देखते हुए कहता है कि मैं सच में इतना ज्यादा एरोगेंटली एक्ट करता हूँ, मैं भी काफी ज्यादा इम्पेशेंट जरूर हूँ, पर ये इंसान सच में काफी ज्यादा बड़ा फ्रॉड है। जिसके बाद र्यूमिंग इस आदमी के बारे में बताता है कि असल में इस आदमी का रियल यूजर नेम कुकुरू बिंग बोंग है और ये प्रोफेशनल फ्रॉड है जो कि इस तरीके के स्कैम्स लोगों के साथ करता रहता है जिससे ये पैसे बना सके। अभी ये किसी तरीके की कोई बिग डील नहीं है, पर फ्यूचर में इसके पास रूइंस ऑफ द क्लोन आ जाएगा और ये काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा। मुझे फेमस की बजाय ये कहना चाहिए कि ये बदनाम हो जाएगा, क्योंकि ये रूइंस ऑफ द क्लोन का इस्तेमाल करेगा हर एक क्राइम को कमिट करने के लिए। और र्यूम अगर सोचता है कि सच में ये काफी ज्यादा कड़वी सच्चाई है, पर जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो काफी ज्यादा पावर ऑब्टेन करते हैं दूसरी दुनिया से। पर ये काफी अच्छा है कि मैंने यहाँ पे इससे मिलने के बारे में सोचा, क्योंकि अब मैं इसका इस्तेमाल करते हुए रूइंस ऑफ क्लोन को ऑब्टेन करूंगा। एज 30 उससे कहता है चलो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं तो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करते हैं। और सबसे पहले वो लिटिल कॉकी के साथ शुरुआत करता है। तो र्यूमिंग अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं एक हाई स्कूल ग्रेजुएट हूँ और अभी तक मैंने कोई भी जॉब नहीं करी है। और एज 30 उससे कहता है और तुमने कहा था कि तुम लेवल 13 के एक असैसिन हो। वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। और वो आगे कहता है और इसके अलावा तुम अपने जोन रैंकिंग के अंदर 4th प्लेस पर भी आए थे। र्यूमिंग कहता है कि हाँ हाँ, और साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि भाड़ में जाए, ये सारी की सारी चीजें झूठ है। ऑफ कोर्स यूजर नेम को छोड़कर, क्योंकि लिटिल कॉकी एक ऐसा यूजर नेम है जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो मैं यहाँ पर किसी और का नाम इस्तेमाल कर आया हूँ, जैसा कि उसने मेरा नाम इस्तेमाल किया है। पर मेरा ये करना जरूरी था जिससे मैं रूइंस ऑफ द क्लोनिंग को यहाँ पर ऑब्टेन कर सकूं, क्योंकि रूइन ऑफ द क्लोनिंग को ऑब्टेन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है कि जहाँ पर जो रूइंस छुपा हुआ है वहाँ पर जाकर तुम्हें किसी को मारना होगा, यानी एक मर्डर कमिट करना होगा, वो भी किसी और का नाम इस्तेमाल करते हुए। और पास्ट लाइफ में इस कमीने ने कई सारे खून करे थे मेरे नाम का इस्तेमाल करते हुए, जिससे इसे रूइंस ऑफ द क्लोनिंग मिला था। एज 30 जिसके बाद फ्लेम ड्रैगन से कहता है तो अब तुम्हारी बारी है। तो वो अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं 16 साल का मिडिल स्कूलर हूँ, और वो अपना नाम यहाँ पर सिम हायंग बताता है। एज 30 ये सुनकर कहता है इसका मतलब तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा छोटे हो, और साथ ही सोचता है इसका मतलब तुम एक कचरे के टुकड़े हो जो कि एक मिडिल स्कूलर है, और साथ एक ऐसा सुअर भी है जो कि पूरी तरह से सड़ चुका है। और र्यूमिंग एज 30 को देखकर सोचता है कि जिस तरीके से ये यहाँ पर सिम हायंग को लुक डाउन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसे पता है कि इसने अपने क्लासमेट्स को मारा है, क्योंकि ये कोई एक ऐसी चीज नहीं जो कि कोई भी आम मिडिल स्कूलर करता हो। और एज 30 सिम हायंग से आगे कहता है और कि ये सच है कि तुम एक लेवल 10 की वॉरियर हो और तुम अपने जोन में 3rd प्लेस पर आए थे। सिम हायंग गुस्से में कहता है कि हाँ क्यों, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ? वो कहता है कि नहीं नहीं, ये तो बस एक प्रोसेस का हिस्सा है, मुझे माफ करना अगर इसकी वजह से तुम्हें बुरा लगा हो। जिसके बाद वो ब्लैक साइज से कहता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है कि मेरा नाम इन हांग है, मैं 28 साल का हूँ और मैं एक फंड मैनेजर हूँ। जिसके बाद वो ब्लैक साइज की जितनी भी बातें होती है वो सारी उसको बताना चालू करता है और कहता है क्या तुम्हारे लिए ये चीजें काफी होंगी मुझे पूरी तरह वेरीफाई करने के लिए? एज 30 थोड़ा सा परेशान होते हुए हंसकर कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। र्यूमिंग इन हांग को देखकर कहता है कि फंड मैनेजर कमीने कहीं
करेंगे, तुम तो एक काफी ज्यादा बड़े फ्रॉड मैनेजर हो। तुम ब्लैक साइड की यूजर नेम का इस्तेमाल करते हुए दूसरे प्लेयर से पैसे उधार लेते हो। एज 30 उससे कहता है कि ठीक है, हमारी जितनी भी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है, तो चलो इंटरव्यू को यहाँ पर शुरू करते हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोग PCW को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। लिटिल कॉकी, चलो सबसे पहले तुम बताओ। रीमिंग थोड़ा सा घबराया हुआ सा कहता है क्योंकि आज के समय पर ये दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक सी हो गई है, इसलिए अकेले बाहर जाना काफी ज्यादा खतरनाक सा लगता है। मुझे ऐसा लगा कि ये काफी अच्छा होगा कि अगर मैं दूसरे प्लेयर्स के साथ बाहर जाता हूँ तो। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद वो ब्लैक फ्लेम ड्रैगन से कहता है अब तुम्हारी बारी। ब्लैक फ्लेम ड्रैगन सोचता है मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बस यहाँ पर लोगों को मारने के लिए आया हूँ। वो कहता है कि मेरा भी बिल्कुल लिटिल कॉकी जैसा ही हाल है, अब तो मैं सही तरीके से स्कूल भी नहीं जा सकता और मुझे तो नेक्स्ट राउंड के लिए काफी ज्यादा चिंता भी होती है। जिसके बाद एज 30 ब्लैक साइड से कहता है तो बताओ आखिर तुम क्यों चाहते हो। इनांग कहता है कि मैंने तो बस इसलिए साइन किया क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्म था जो कि मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है अच्छा अच्छा ऐसी बात है। और रीमिंग को ये देखकर थोड़ा तो गुस्सा आता है और वो सोचता है बेसिकली देखा जाए तो ये उसके लिए एक फ्री पास बन चुका है, क्योंकि चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो क्या कहता है, क्योंकि वो बता चुका है कि वो ब्लैक साइड है। एज 30 उससे कहता है कि चलो ठीक है, तुम लोगों ने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे आंसर्स दिए हैं, चलो हम लोग हमारे इंटरव्यू के आखिरी पार्ट पर चलते हैं। और वो कहता है कि खून करना, क्या तुम लोग यहाँ पर किसी और का खून कर सकते हो अपने इंटरव्यू के फाइनल पार्ट को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए। रीमिंग डरते हुए कहता है कि मारना, पर क्यों मारना। वो मुंह बनाते हुए कहता है क्योंकि तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें ये चीज समझाता हूँ। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम लोगों ने आर्टिकल जरूर पढ़े होंगे कि गवर्नमेंट अब हम लोगों को पूरी तरह से रेगुलेट कर चुकी है और हमारे ऊपर से पूरी तरह से ध्यान हटा चुकी है। उन्हें अब हम लोगों से डर लगने लगा है क्योंकि अब हम गवर्नमेंट से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और इसके अलावा हम लोग प्लेयर्स है जो की जल्दी ही इस दुनिया के ऊपर रूल करेंगे और वो दुनिया जल्दी एक रियलिटी बन जाएगी अगर हम लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं। और यहाँ पर जिन लोगों को हम लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो कि इन नियम से बंधे हुए हैं, हमें गवर्नमेंट को दिखाना होगा कि वो प्लेयर्स ही यहाँ पर पूरी तरह से नियम है, वो भी गवर्नमेंट के जितने भी रेगुलेशंस है उन सभी को रिटेलिएट कर। रीमिंग कहता है और इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर खून करना होगा। वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जिससे हम लोग गवर्नमेंट को अपने बारे में बता सके, जिससे हम उन्हें ये समझा सके कि जो ये नियम है वो हमारे ऊपर लागू नहीं होते। तो कि अब तुम्हें ये समझ में आ गया है लिटिल कॉकी, क्या कर मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ समझ गया, और अगर तुम लोगों में से ऐसा कोई है जो किस इंटरव्यू के लास्ट पार्ट को यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा सकता तो वो यहाँ से जा सकता है, पर अगर तुम यहाँ से आज चले जाते हो तो इस चीज की उम्मीद रखना कि फ्यूचर में तुम्हें हम लोगों से किसी भी तरीके की मदद नहीं मिलेगी। रीमिंग सोचता है कि इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जो कि यहाँ से चला जाएगा उसे ये ब्लैक लिस्टेड कर देगा। ये चीज यहाँ पर हम लोगों के ऊपर खून करने के लिए काफी ज्यादा प्रेशर डालेगी, जिससे हम लोग इस कम्युनिटी को इतने ज्यादा आसानी से छोड़ ना सके। अब ब्लैक साइड और ब्लैक फ्लेम ड्रैगन दोनों भी यहाँ पे इसे कुछ भी नहीं कहते। एज 30 ये देखकर खुश होकर कहता है, एज 30 कहता है ऐसा लगता है कि तुम लोग इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार हो, तो चलो हम लोग हमारे लास्ट पार्ट की प्रोसेस के लिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सिमहंग कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कि आगे बढ़ते हैं, वो भी खून के लिए, पर यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं जिसका खून किया जा सके। तो वो कहता है कि तुम्हें इस चीज की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले से ही इसकी तैयारी करके रख चुके हैं। और ये कहकर वो जिस तरीके से मुस्कुरा रहा था ये काफी ज्यादा डरावना था। अब वहाँ पर बाहर काफी ज्यादा तेज बारिश होना चालू हो गई थी, जिसके बाद एज 30 खड़ा होता है और कहता है अगर ऐसा है तो चलो हम लोग उठकर वहाँ पर चलते हैं। सभी लोग कहते हैं तो चलो ठीक है। वहाँ की ओनर आती है और कहती है कि आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, तुम लोग यहाँ पर कुछ और लंबे समय तक रह सकते हो क्योंकि तुम लोगों ने इस जगह को यहाँ पर रेंट आउट किया था। पर वो कहता है कि नहीं, हम लोग थोड़ी सी जल्दी में है, पर क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर बाथरूम कहाँ पर है। तो वो कहती है कि हाँ साइड के कोने में वो वहाँ पर बना हुआ है। ये सुनकर एज 30 कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुमसे एक और फेवर चाहता हूँ, क्या तुम करोगी। वो पूछती है कि आखिर क्या है। वो उसको कार की चाबी देते हुए कहता है क्या तुम मेरे लिए पार्किंग से कार लेकर आ सकती हो, मैं काफी ज्यादा जल्दी में हूँ, मुझे बाथरूम लगी है। वो कार की चाबी लेते हुए कहते हैं कि बिल्कुल, इस चीज में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम इसकी चिंता मत करो। जिसके बाद वो गेट खोलकर छतरी लेकर जाती है और जैसे ही कार के पास पहुंचकर उसका गेट खोलती है, वो अब कार के अंदर जाने वाली थी। उसे कुछ भी नहीं पता था कि आखिर यहाँ पर उसके साथ क्या होने वाला है। अचानक ही उसके पीछे से दो बड़े बड़े से हाथ आते हैं जो कि उसके गले को अचानक जोर से दबाने लग गए थे। इसकी वजह से वो लड़की काफी ज्यादा पैनिक हो गई थी, उसने अपनी छतरी को छोड़ दिया था। वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी पर उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो चाहकर भी एज 30 के हाथों से अपने आप को यहाँ पर छुड़ा सके। और ये देखकर एज 30 काफी ज्यादा बुरी सी स्माइल दे रहा था। वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा आसान था। र्यूमिंग डरते हुए कहता है आखिर ये यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। और सिम हायंग भी कहता है क्या ये। एज 30 कहता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। और उस लड़की को भी उसने वहाँ पर अंदर बैठा लिया था, वो अभी भी बेहोश थी और उसे कुछ भी नहीं पता था। सभी लोग ये देखकर थोड़े से परेशान से हो गए थे। और र्यूमिंग कहता है कि इसका मतलब यहाँ पर कैफे के ओनर से था। और वो लोग कार को ड्राइव करना चालू करते हैं और कुछ ही देर में वहाँ से निकल कर काफी ज्यादा दूर आ जाते हैं। जिसके बाद कार रुकती है और वो एक अबेंडेंट प्लेस पर आ चुके
चुके थे, जहाँ पर एस्थाइटी उस लड़की को अपने कंधे पर उठाए हुए आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर हम लोग हमारे इंटरव्यू के आखिरी पार्ट को यहाँ पर लेने वाले हैं। वो एक अबैंडन्ड सी जगह थी जहाँ पर कोई भी नहीं था, केवल उन चारों के अलावा। एस्थाइटी उस लड़की को नीचे पटक देता है और कहता है तो चलो इस चीज को शुरू करते हैं, तो बताओ आखिर कौन इसे मारेगा। जिसके बाद वो ब्लैक साइड से पूछता है कि तुम ऐसा करोगे। वो कहता है कि ठीक है। एस्थाइटी कहता है कि जैसा कि मुझे तुमसे उम्मीद करनी चाहिए थी, पर तभी लिटिल कॉकी आवाज देता है, यानी ड्रीमिंग आवाज देकर कहता है कि रुक जाओ। एस्थाइटी कहता है कि क्या हुआ। वो कहता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। एस्थाइटी मुस्कुराकर कहता है कि तुम ये करना चाहते हो, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि तुम ऐसा कुछ कह सकते हो, क्योंकि तुम तो काफी ज्यादा शर्माते हो, पर मुझे इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्या ब्लैक साइड, क्या तुम तुम्हारे बजाय इसको ये करने दोगे। वो मुस्कुराकर कहता है कि क्यों नहीं। जिसके बाद रीमिंग आगे बढ़ना चालू करता है और वो ब्लैक साइड की साइड में से निकलता है। ब्लैक साइड उससे कहता है तुम अच्छे से काम करना, मैं तुम्हारे ऊपर ये फेवर कर रहा हूँ। तो रीमिंग उसकी तरफ देकर कहता है कि शुक्रिया, मैं रूइंस ऑफ क्लोनिंग का काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूंगा। ये सुनकर इनहोंग मुड़कर उसकी तरफ देखकर कहता है कि रूइंस, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले रीमिंग अपने दोनों हाथ उसके चेहरे पर रखता है। ये देखकर वो कंफ्यूज था और केवल एक ही झटके में वो उसकी गर्दन को घुमाकर उसे यहाँ पर जान से मार डालता है। रीमिंग ने एक ही सेकंड में उसकी गर्दन को तोड़ दिया था। एस्थाइटी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था। वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या, अगर तुमने अभी अभी यहाँ पर ये क्या कर दिया, तुमने ब्लैक साइड को मार डाला, क्या तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। रीमिंग भी उसकी तरफ अपनी तीखी निगाहों के साथ देखते हुए कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा तेज चिल्लाते हो। ये देखकर वो डर गया था और कहता है कि इसकी आंखें ऐसा लगता है जैसे कि ये अपने शिकार को ढूंढ रही है, इसके अंदर कुछ बदल गया है। आखिर ये क्या हो रहा है। सिस्टम पॉपअप होता है और उसे बताया जाता है कि उसने यहाँ पर किसी और के नाम का इस्तेमाल करते हुए एक क्राइम कमिट किया है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर हिडन कंडीशंस को फुलफिल कर दिया है और उसने यहाँ पर क्लोन रूइन को डिस्कवर कर लिया है, जो कि यहाँ पर एक सीक्रेट रूइन के तौर पर छुपाया गया था और इसलिए वो ऑटोमेटिकली प्लेयर की बॉडी के अंदर इम्प्रिंट हो चुका है। रीमिंग को अब यहाँ पर रूइंस ऑफ द क्लोन भी मिल चुका था। रीमिंग कहता है कि ये अच्छा है, किसी और का नाम इस्तेमाल करना अब यहाँ पर पे ऑफ कर चुका है। एस्थाइटी उससे कहता है कि लिटिल कॉकी, आखिर तुमने अभी अभी क्या कहा, आखिर तुमने ब्लैक साइड को क्यों मार दिया। तो वो अपने पास से अपने मास्क को निकालते हुए कहता है कि तुम पूछ रहे हो कि क्यों मार दिया, क्योंकि वो एक काफी ज्यादा बड़ा कमीना था जो कि यहाँ पर मेरे नाम को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर वो हैरान था और कहता है कि तुम्हारे नाम को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तुम्हें यहाँ पर इस औरत को मारना था, पर आखिर तुमने ब्लैक साइड को क्यों मार दिया, मुझे जवाब दो। ब्लैक साइड उस लड़की के पास जाकर एक पन्नी उठाता है और उसके सिर के ऊपर रखते हुए कहता है क्योंकि वो एक कचरा था, जहाँ तक तुम भी एक कचरा हो। और ये कहते हुए उसने उस लड़की के सिर को यहाँ पर पूरे छुपा दिया था, जिससे वो यहाँ पर जो हो रहा है वो सब न देख सके। एस्थाइटी गुस्से में कहता है कि क्या, फिर से जरा कहना। और ये कहकर वो अपनी बड़ी सी तलवार को निकाल लेता है और कहता है कि रुको, मैं भी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। पर तभी ब्लैक साइड भी अपने बड़े से हथियार को निकाल लेता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा सा साइड था, और वो कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कचरा कहा, क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा। एस्थाइटी कंफ्यूज था और वो कहता है क्या, ये तो एक साइड है, क्या लिटिल कॉकी का मेन वेपन एक साइड है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने किसी भी प्लेयर को इतने ज्यादा बड़े साइड के साथ कभी देखा हो। नहीं, रुक जाओ, एक प्लेयर है जो कि इतने ज्यादा बड़े साइड का इस्तेमाल करता है। वो बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था और उसे याद आता है कि रीमिंग ने कहा था क्योंकि वो कमीना यहाँ पर मेरे नाम को इस्तेमाल कर रहा था। रुक जाओ। रीमिंग उससे कहता है तो तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि आखिर असल में ब्लैक साइड कौन है। वो कपकपाते हुए कहता है कि इसका मतलब तो तुम ब्लैक साइड हो। रीमिंग कहता है कि मुझे माफ करना झूठ बोलने के लिए। एस्थाइटी की एफर्ट का 64 हो चुकी थी। वो बहुत बुरी तरीके से कपकपाया जा रहा था। उसे पता था कि उसने यहाँ पर गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया है। वो कहता है इसका मतलब ये सच है, यानी ये इंसान लिटिल कॉकी नहीं है। मुझे लगा था कि मुझे इसके बारे में पता है, ये रियल ब्लैक साइड है। वो बहुत बुरी तरीके से डर कर कपकपाते हुए अपनी तलवार को नीचे फेंक कर उसके सामने बैठ जाता है और कपकपाते हुए रोकर कहता है मिस्टर ब्लैक साइड, मेरी गलती के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सच में तुम्हारी एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी थी, पर प्लीज मेरी जान को बख्श दो। रीमिंग कहता है कि नहीं। पर एस्थाइटी ये समझ पाता कि उसने यहाँ पर क्या बोला है और वो कुछ कह पाता उससे ही पहले उसकी गर्दन उसकी धड़ से अलग हो जाती है और लुढ़कते हुए और टिप्पे खाते हुए ब्लैक फ्लेम ड्रैगन के पैरों के पास आकर गिर जाती है। सिम हायंग एस्थाइटी के सिर को अपने सामने पड़ा हुआ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और काफी ज्यादा घबरा भी गया था। जिसके बाद वो ब्लैक साइड को देखकर कहता है यानी ये ब्लैक साइड है, ये एक अलग ही लेवल पर है। मैं उस समय इस चीज को देख भी नहीं पाया कि आखिर इसने अपने ब्लैक साइड को कब घुमाया। वो बहुत बुरी तरीके से डर रहा था, पर अपने डर को यहाँ पर कंट्रोल में करने के लिए वो अपने होठों को अपने दांतों में चबा लेता है और रीमिंग अपने साइड को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि अब केवल तुम और मैं ही यहाँ पर है। तो बताओ अब आखिर मेरा अगला मूव क्या होगा। चलो तुम्हारे आखिरी शब्द कहो, क्या तुम यहाँ पर कुछ कहना चाहते
चाहते हो। वो बहुत बुरी तरीके से घबराया हुआ कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा जो कि काफी ज्यादा ऑब्वियस है, जैसा कि मेरी जान को यहाँ पर बख्श दो। पर मेरा बस तुमसे एक क्वेश्चन है जो कि मैं जब तुमसे मिलता तुमसे पूछना चाहता था। र्यूमिंग कहता है कि तुम इस चीज के लिए क्यूरियस हो ना कि आखिर 4th राउंड में मैंने तुम्हें 5 बार क्यों मारा था। मैंने सही कहा ना। ये जानने के बाद वो शौक था और कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। र्यूमिंग कहता है कि इसकी वजह काफी ज्यादा सिंपल है, मैं बस तुम्हें यहाँ पर बार बार देख रहा था। सिम हायंग कंफ्यूज था और वो कहता है कि तुम मुझे देख रहे थे, पर आखिर मुझे ही क्यों। र्यूमिंग कहता है क्योंकि तुम्हें देख ऐसा लग रहा था कि तुम उस समय पर सबसे ज्यादा स्किल्ड लोगों में से एक हो और इसी वजह से मैं बस वहाँ की कंपटीशन को खत्म करना चाहता था। ये सुनकर वो सरप्राइज था। र्यूमिंग आगे कहता है कि इसके अलावा कुछ और, तो वो कुछ देर तक सोचता रहता है और र्यूमिंग आगे कहता है इसका मतलब तुम यहाँ पर बिना किसी रिग्रेट के मारे जा सकते हो। वो कहता है कि नहीं, एक और चीज है जो कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। र्यूमिंग कहता है कि वो क्या है। वो पूछता है कि अगर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। र्यूमिंग बताता है क्योंकि तुम एक कचरा हो। वो कहता है क्या मैं, पर आखिर ऐसा मैंने क्या किया है। र्यूमिंग कहता है क्या तुम भी यहाँ पर केवल इस औरत को यहाँ पर मारने के लिए नहीं आए हो। वो कहता है पर अभी तक तो मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। र्यूमिंग कहता है कि कुछ भी नहीं, पर तुमने इस पूरी इवेंट को तो यहाँ पर देख ही लिया है। ये सुनकर वो पूरी तरह से चुप हो गया था और र्यूमिंग उसके सामने से अपने शायद को हटाता है और कहता है कि ठीक है, बाकी सभी बेकार कचरों के अलावा जो तुम्हारा यहाँ पर क्राइम है वो बस यहाँ पर सब कुछ देखने का है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा रहने की एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और कहता है कि सच में। र्यूमिंग कहता है कि पर तुम्हें यहाँ पर मुझे सब कुछ देना होगा जो कि तुम्हारे पास है, यानी वो यहाँ पर उसे लूट रहा था। सिम हायंग अपने जितने वेपन्स होते हैं और जितनी भी इक्विपमेंट्स होते हैं और एक्सेसरीज थी वो सारी सारी उसके सामने रख देता है। र्यूमिंग कहता है कि इसके पास तो कई सारी यूजफुल चीजें हैं, अगर मैं इन सभी चीजों को यहाँ पर बेचता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर इसे लिए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से मुझे 2000 गोल्ड कॉइन्स तो मिल ही जाएंगे। और सिम हायंग हिचकिचाकर कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर वो एक्स और इक्विपमेंट्स भी दे दिए हैं जो कि मैंने इस्तेमाल करे थे। ये वो सारी चीजें हैं जो कि सच में मेरे पास थी, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। पर र्यूमिंग वहाँ पर पड़े हुए स्टोन्स को उठाता है और कहता है क्या मैंने तुमसे कुछ कहा। वो कहता है कि इसके अलावा तुम कुछ और नहीं ले रहे। र्यूमिंग कहता है कि नहीं, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, तुम सभी को रख सकते हो। ये सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज हो रहा था, जिसके बाद वो सारी चीजों को उठाने लगता है और साथ ही सोचता है वैसे भी तुम शॉप में इनको फिर से दोबारा नहीं बेच सकते। जिसके बाद वो र्यूमिंग से आगे कहता है अब क्या तुम मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दोगे जैसा कि तुमने मुझसे वादा किया था। र्यूमिंग कहता है कि हाँ, तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो, प्रॉमिस एक प्रॉमिस होता है। वो र्यूमिंग के सामने झुकता है और कहता है कि तुम्हारे इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। र्यूमिंग उससे कहता है कि ये सब बंद करो, ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, अब से तुम एक अच्छी जिंदगी जीना और इन लाशों को भी तुम ठिकाने लगा सकते हो अगर तुम चाहो तो। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। जिसके बाद र्यूमिंग आगे बढ़कर उस औरत को उठाते हुए कहता है कि मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। वो र्यूमिंग से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। वो कहता है कि ठीक है। र्यूमिंग कहता है कि ये ठीक है, आखिर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर सकता हूँ, बस तुम तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद वो उस औरत को वहाँ से लेकर वहाँ से निकलना चालू कर देता है। सिन हायंग उसको देख रहा था और वो सोचता है कि मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पर बिना कुछ करे भी मारा जाऊंगा, पर इसने तो मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। मैंने यहाँ पर कुछ अपने वैल्यूएबल आइटम्स को खो दिया है, पर उन चीज को मेरी जिंदगी के प्राइस के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। पर ऐसा लगता है कि ये चीज बिल्कुल भी काफी नहीं है। आखिर मुझे अपने अंदर एक एम्प्टी सी फीलिंग क्यों महसूस हो रही है। क्या मैंने यहाँ पर कुछ सच में गलत किया है, इसलिए मेरी चीजों को मुझसे चुरा लिया क्योंकि मैं यहाँ पर बस कुछ होते हुए देख रहा था। ये चीज बिल्कुल भी फेयर नहीं है। और एक एंशियस सी फीलिंग थी जो कि उसके अंदर बार बार आ रही थी, उसे यहाँ पर खून की प्यास लगी थी। वो कहता है कि रुक जाओ, और वो ब्लैक साइड को यानी र्यूमिंग को देखकर कहता है किसने यहाँ पर पूरी तरह से अपने आप को ऊपर नहीं करा हुआ है, क्या ब्लैक साइड भी यहाँ पर नहीं मारा जाएगा अगर पीछे से इसके ऊपर किसी कुल्हाड़ी से हमला किया जाए। और इसी वजह से वो काफी ज्यादा घबराते हो उसके दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो गई थी। वो कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ, पर अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे इंसान को मार देता हूँ जो कि काफी ज्यादा हाई लेवल पर है जैसा कि ब्लैक साइड है, तो क्या जो मेरे स्टेट्स है वो काफी ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगे। सही कहा, ये काफी ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि मैं चाहकर भी यहाँ पर नहीं खो सकता और जो मुझे कभी भी दोबारा नहीं मिल पाएगी। और अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी अभी नहीं ली तो मुझे हमेशा इस चीज के लिए पछतावा होगा। और यही सोचकर वो जल्दी से अपने एक्स को यहाँ पर रिलीज करने लगा था और बहुत बुरी तरीके से डरते हुए धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा था और कहता है कि प्लीज मुझे नोटिस मत करना, प्लीज बिल्कुल भी मुझे नोटिस मत करना, बस थोड़ी देर के लिए। और धीरे धीरे कर वो र्यूमिंग के काफी से करीब आ गया था और जैसे उसे मौका मिलता है वो कहता है कि अभी, और अपने एक्स को जोर से घुमाते हुए र्यूमिंग के ऊपर हमला करता है और कहता है कि कमीने के पहले अब मरो। और वो एक काफी ज्यादा जोर से हिट दे मारता है जिसकी वजह से र्यूमिंग वहाँ पर गिरकर मारा गया था। ये देखने के बाद सिम हायंग काफी ज्यादा खुश था और हंसते हुए कहता है कि मैंने कर दिखाया, मैंने आखिरकार ब्लैक साइड को यहाँ पर काफी ज्यादा आसानी से मार दिया। जिसकी वजह से वो यहाँ पे काफी ज्यादा क्रीपी और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हंसना चालू कर देता है। उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रह गया था। वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि सच में ये रियल है, मैंने ब्लैक साइड को मार दिया। एक लेवल 10 का होने के बाद भी वो भी मेरे जैसा उसने ब्लैक साइड को मार दिया और अब वो पूरी तरह से पागल हो गया था। वो उसे पैरों से कुचलते हुए कहता है कि तुम कमीने कहेंगे, तुम्हें बिल्कुल भी मेरे तरफ पीठ नहीं दिखानी चाहिए थी। और आखिर इस चीज से किसको फर्क पड़ता है कि तुम्हारे लेवल कितने ज्यादा ऊपर है, तुम तो काफी ज्यादा बड़े
बेवकूफ हो और इसलिए वो स्टेट्स के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया करता है और इसलिए वो उससे कहता है कि तुम बेवकूफ, तुम्हारे स्टेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर कुछ समय तक भी वहाँ पर खड़े रहने के बाद भी वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखकर सिम हायंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था और वो कहता है कि आखिर मैसेज अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया है। मेरे अटैक करने के तुरंत बाद ही उसे यहाँ पर मेरे बढ़ने के लिए अपीयर हो जाना चाहिए था। यूजुअली जो मैसेज आता है वो तो तुरंत ही अपीयर हो जाता है। रुको, आखिर यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं आया? और ये सोचकर वो बहुत बुरी तरीके से घबरा रहा था। पर तभी उसे एक आवाज आती है, आखिर तुम ये क्या सोच रहे हो? और अचानक ही रीमिंग उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और इस चीज को महसूस कर सिम हायंग काफी बुरी तरीके से घबरा रहा था। सिम हायंग घबराते हुए पीछे की तरफ देखता है और हैरान होकर कहता है कि तुम। रीमिंग कहता है कि तुम इतने ज्यादा क्यों डरे हुए हो? ऐसा लगता है कि तुमने कोई भूत देख लिया है या फिर कुछ ऐसा ही। पर उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। वो घबराते हुए पीछे की तरफ जाता है और कहता है, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने डेफिनेटली इसे मार दिया था, तो आखिर ऐसा कैसे हो गया? कि इसके पास यहाँ पर रेजरेक्शन स्किल या फिर कुछ ऐसा ही है? जिसके बाद उसका पैर उस लड़की से टकराता है, जिसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ पर रीमिंग का जो पुराना शरीर था जिसके ऊपर उसने हमला किया था वो वहाँ से गायब हो गया था। वो कहता है कि यहाँ पर कोई खून भी नहीं फैला हुआ है। रीमिंग उसे बताता है कि जिसको अभी अभी तुमने मारा था असल में वो मेरा क्लोन है। ये सुनकर वो कंफ्यूज था और वो कहता है, क्या तुम्हारा क्लोन? रीमिंग बताता है कि रूइंस ऑफ द क्लोनिंग की एबिलिटी मुझे अलाउ करती है कि मैं अपने डबल गैंगर को क्रिएट कर सकूं जो कि बिल्कुल मेरी ही तरह दिखता है। पर देखा जाए तो वो लड़ नहीं सकता। पर तुम पूरी तरह से उसके अंदर फंस गए, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भले वो न लड़ सके पर फिर भी वो काफी ज्यादा यूजफुल है। और सच में ये काफी ज्यादा अच्छा टेस्ट था। ये सुनकर वो अपनी एक्स को सामने की तरफ कर कहता है कि तुमने मुझे यहाँ धोखा दिया है। रीमिंग उससे कहता है कि आखिर तुम इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम यहाँ पे कोई शिकार हो? असली शिकार तो तुमने मेरा करने की कोशिश करी है। लगभग तुमने मुझे यहाँ पर जान से मार ही डाला था। वो कहता है कि तुम विक्टिम हो, तुमने सबसे पहले मुझे यहाँ पर डराया था। पर रीमिंग अपने शायद को बाहर निकालते हुए कहता है कि अब छोड़ो, इस चीज से वैसे ही फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद तुरंत ही वो एक स्ट्राइक में उसके गले के ऊपर हमला करता है और उसे उसके सर से अलग कर देता है। सिम हायंग कहता है कि रुक जाओ, आखिर मेरी बॉडी यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रही है? थोड़ी देर में जो उसका सिर होता है वो लुढ़कते हुए जाकर दूर गिर गया था और उसे महसूस होता है कि उसका शरीर वहीं पर गिर चुका है। और रीमिंग कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर बकवास सुनना सच में मेरे लिए समय की बर्बादी है। जिसके बाद वो अपने स्किल इरेज ट्रैक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी शरीर थे वो सभी जलना चालू हो जाते हैं और एक ग्रीन फ्लेम के अंदर जलने के बाद सभी लोगों की लाशें वहाँ से गायब हो चुकी थी। जिसके बाद रीमिंग अपने साइड को अंदर रखते हुए कहता है कि अब यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं जो कि ये कह सके कि ये एक क्राइम साइट थी, पर हाँ एक इंसान को छोड़कर। जिसके बाद वो उस लड़की के पास जाकर कहता है कि हेलो, आखिर तुम अब उठ क्यों नहीं जाती? आखिर तुम और कितने समय तक इस तरीके से बेहोश होने का नाटक करने वाली हो? तुम एक प्लेयर को बेवकूफ नहीं बना सकती, तुम्हें पता है ना? और वो सोचता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे थॉट्स को सुन सकता हूँ। अब ये जानने के बाद वो लड़की यहाँ पर एक्टिंग करना बंद कर देती है और वहाँ पर उठ जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, पर क्या मैं इसे हटा सकती हूँ? रीमिंग कहता है कि नहीं, जब तक मैं यहाँ से ना जाऊँ इसे यहाँ पर रखे रहो। वो कहती है कि ठीक है। रीमिंग कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ सवाल करने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर कॉपरेट करोगी? तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम्हारी शॉप पर कितने कस्टमर्स आए थे और आखिर तुम्हें कितने लोगों के चेहरे याद है? वो लड़की वहाँ पर बैठी हुई कहती है कि वहाँ पर 4 कस्टमर्स आए थे और एक ऐसा था जो कि लगभग 40 साल के आसपास था। मुझे उसका चेहरा याद है क्योंकि मैंने उससे बात करी थी, पर बाकी लोगों के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। और रीमिंग उसके थॉट्स को सुन सकता था, इसलिए उसे पता था कि वो यहाँ पर सच कह रही है। रीमिंग कहता है कि ठीक है, इतना काफी है। वो लड़की कहती है कि अब मैं यहाँ पर सेफ हूँ, क्या सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं? वो कहता है कि हाँ, अब तुम घर जा सकती हो, पर पुलिस में रिपोर्ट मत करना वरना ये चीज तुम्हारे ऊपर ही उल्टी पड़ जाएगी। वो कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। रीमिंग आगे कहता है कि तुम अब 1 मिनट के बाद इस बैग को अपने चेहरे से हटा सकती हो। वो लड़की कहती है कि ठीक है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ पर 1 मिनट तक काउंट करना चालू करती है और जैसे 60 सेकंड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं वो उस पन्नी को अपने चेहरे से हटाकर एक लंबी सी सुकून की सांस लेती है। जिसके बाद वो अपने आसपास सिर घुमाकर देखती है और कंफ्यूज होते हुए कहती है कि आखिर यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। क्या मैं यहाँ पर किसी तरीके का कोई सपना देख रही थी? क्या ये किसी तरीके का कोई सपना है? जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वही बड़ी सी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीमिंग वापस अपने घर आ गया था। वो उससे कहता है कि तुम्हारा स्वागत है, पर वो उसको देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था और वो उससे कहता है कि ये हुडी तो अगर तुम इसे पहनकर कहाँ गए थे? पर रीमिंग हिचकिचाता है और वो उसे बता नहीं सकता था कि आखिर वो उसकी हुडी पहनकर कहाँ गया था। इसलिए वो बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, बहुत ज्यादा थक गया हूँ। ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। जिसके बाद वो उसके पास जाता है और कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर थे? क्या तुमने कुछ खाया? वो कहता है कि नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं। वो कहता है तो क्या हम लोग यहाँ पे कुछ ऑर्डर कर सकते हैं? रीमिंग कहता है कि बिल्कुल, बताओ आखिर तुम क्या खाओगे? जिसके बाद वो हुडी को उतार कर उस सभी सीन्स के बारे में याद करता है कि किस तरीके से अभी अभी उसने यहाँ पर 3 खून किए थे। इसलिए वो कहता है कि ये चीज तो पूरी तरह से क्लियर है कि मैं इसको वन को वापस नहीं लौटा सकता। इसी वजह से वो उस हुडी को लेकर डस्टबिन के अंदर डाल देता है। वो ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था और वो डस्टबिन के पास बैठकर रीमिंग से कहता है कि आखिर तुमने ये क्यों किया? आखिर तुमने उसे क्यों फेंक दिया? रीमिंग बहाना बनाता है कि वो काफी ज्यादा पुराना हो गया था, मैं तुम्हारे लिए नया ला दूंगा ना। वैसे भी उस चीज को लिए
हुए काफी ज्यादा लंबा समय हो गया था। वो उदास सा चेहरा बनाता है और कहता है कि हाँ, पर रीमिंग हिचकिचाते हुए कहता है कि तुम्हें उससे ज्यादा अच्छा मिल जाएगा, तुम इसकी चिंता मत करो। तो वो थोड़ा सा उदास था, पर वो कहता है कि चलो ठीक है, वैसे भी स्कूल बंद हो चुके हैं, तुम्हें उसे वैसे भी पहनकर कहीं नहीं जा सकता। रीमिंग अपने भाई की हालत देखकर थोड़ा सा उदास था। वो कहता है कि वो सच में हमेशा घर पर रहने की वजह से काफी ज्यादा बोर हो जाता होगा। वने जैसा कि सिम हायंग ने अपने स्कूल में किया था, ऐसा कुछ उसके साथ भी हो सकता है। और इसी वजह से वो उनसे कहता है क्या तुम मेरे साथ कल घूमने चलोगे, क्यों ना हम लोग वहाँ पर एवरलैंड चले। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो गया था और कहता है कि एवरलैंड सच में, क्या तुम सच में इस चीज को मानते हो। तो वो सर पर पैट करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल। इसलिए वो खुश होकर कहता है तो चलो हम लोग जल्दी से खाना खाते हैं और सो जाते हैं। और ये सुनकर उसके छोटा भाई काफी ज्यादा खुश हो रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन सुबह एक पार्क का सीन दिखाया जाता है, एवरलैंड, जहाँ पर कई सारे लोग घूम रहे थे। वो उसको देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड और काफी ज्यादा खुश हो रहा था और रीमिंग उसको देख रहा था, जहाँ पर वो कहता है सच में इस चीज को काफी लंबा समय हो गया जब मैं यहाँ पर वापस आया हूँ। रीमिंग उसको देखकर कहता है कि मैं उसे बाहर लेकर इसलिए नहीं आता क्योंकि दुनिया सच में काफी ज्यादा टफ हो चुकी है। और वो उसे बताता है कि ये जगह अभी भी यहाँ पर चालू है और आसपास की और भी ऐसी कई सारी जगह हैं जो कि अभी भी यहाँ पर काम करती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की जितनी भी जरूरी चीजें वो सभी अभी भी काम करती होंगी। जिसके बाद उनका ध्यान एक फैमिली के ऊपर जाता है जिन सभी ने बने ईयर्स अपने सर के ऊपर लगाए हुए थे। जिसके बाद वो रीमिंग की तरफ देखता है और उसके पास जाकर चिपकते हुए कहता है कि मिंग चलो सबसे पहले हम लोग वहाँ चलते हैं, जल्दी करो जल्दी करो। और रीमिंग उसको देखकर कंफ्यूज था। अब वो लोग टेडी बेयर्स की शॉप के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो वन को पांडा ईयर्स लगाता है और वो कहता है तो बताओ आखिर तुम्हें क्या लगता है ये कैसे लग रहे हैं। और सच में ये देखना काफी ज्यादा क्यूट और थोड़ा सा फनी भी था। और वन भी उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा कूल और क्यूट लग रहे हो। और यहाँ पर उसके पास और भी कई सारे ऑप्शंस थे जो कि वो यहाँ पर से ट्राई करवाना चाहता था। जिसके बाद वो आसपास घूमते हुए कहता है कि सच में यहाँ पर तो कई सारी क्यूट चीजें हैं। रीमिंग कहता है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, तुम भी जो चाहो वो ले सकते हो। और वन के वहाँ से सारी चीजें क्लियर कर लेने के बाद रीमिंग उससे आगे कहता है तो बताओ आखिर अब तुम्हें और क्या चाहिए। वो कहता है कि अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हम लोग सारी चीजें यहाँ पर पूरी करेंगे। जिसके बाद वो रोलर कोस्टर की राइड लेते हैं पर रीमिंग को यहाँ पर जरा सा भी मजा नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो वाटर स्लाइड के अंदर जाते हैं जहाँ पर रीमिंग को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जिसके बाद वो वहाँ पर क्यूट क्यूट पांडास को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। वो उसकी फोटो लेकर कहता है कि सच में ये ट्विन पांडास सच में कितने ज्यादा क्यूट है। और रीमिंग उसको देखकर कहता है देखो कल ये कितना ज्यादा उदास था, ये तो काफी ज्यादा अच्छी चीज है कि मैं इसको यहाँ पर ये तो काफी अच्छी चीज है कि मैं इसे यहाँ पर बाहर लेकर आ गया। जिसके बाद वो थोड़ा सा उदास होकर रीमिंग की तरफ देखकर कहता है कि रीमिंग तुम्हारा क्या यहाँ पर मेरे साथ पूरे तो घूमना ठीक होगा क्योंकि कल 1 मई है। बिल्कुल मैं काफी ज्यादा हैप्पी हूँ पर मैं ये नहीं चाहता कि तुम काफी ज्यादा थक जाओ। तो वो कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, ये चीज पूरी तरह से ठीक है। अब मुझे वहाँ पर 10 घंटे के लिए जाना है इसलिए तुम इसके लिए मत डरो क्योंकि मैं काफी लंबे समय तक के लिए यहाँ पर सोने वाला हूँ। ये सुनकर वो हैरान था और कहता है कि 10 घंटे पर क्या ये ज्यादा खतरनाक नहीं होगा कि तुम इतने ज्यादा लंबे समय तक सोते रहो, पर तुम्हें वहाँ से पूरे सही सलामत आना होगा, ठीक है। तो रीमिंग उसे कहता है कि जी सच में तुम तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही चिंता करते हो। और वो उसे पैट करते हुए कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। और वो दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करने के बाद रात को वापस अपनी बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। 11:50 तक रीमिंग अपने बिस्तर पर आ चुका था पर तभी उसका फोन बजता है और वो देखता है कि जूरी के उसके पास मैसेज आए हुए थे। और वो रीमिंग से कहते हैं कि लगभग आधी रात होने वाली है, मैं पूरे से श्योर हूँ कि हम लोग इस बार भी यहाँ पर सही समय पर निकल ही जाएंगे, हम लोग हमारा बेस्ट देंगे। और वो उसको यहाँ पर ऑल द बेस्ट कह रही थी। रीमिंग ये देखकर समझ जाता है कि वो सच में काफी ज्यादा नर्वस हो रही है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अब से रक्षा करूंगा। जिसके बाद वो फोन साइड में रखता है और कहता है कि अब समय हो गया है जाने का। जिसके बाद जैसे ही 12:00 हो जाता है वहाँ पर सभी के सभी टेलीपोर्ट होने चालू हो जाते हैं एक दूसरे ही जगह पर। और देखते ही देखते वहाँ पर लोगों की भीड़ लगना चालू हो जाती है। जिसके बाद हमारा MC ब्लैक साइथ और लोगों के बीच में समन हो जाता है। सभी लोग आसपास देखते हुए आपस में बातें कर रहे थे कि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इतने लोग पहले बचे होंगे। तो दूसरा कहता है कि पिछली बार लगभग केवल 500 लोग जैसे ही बचे थे। तो दूसरा कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इसी वजह से तो यहाँ पर काफी ज्यादा खाली खाली सा लग रहा है। रीमिंग लोगों की बात सुनते हुए कहता है कि ये खाली खाली सा महसूस तो होगा ही क्योंकि फर्स्ट राउंड के अंदर लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोग थे, पर ये खाली फीलिंग जल्दी ही यहाँ पर पूरी तरह खत्म हो जाएगी क्योंकि अचानक ही वहाँ पर एंजल समन हो जाती है जो कि उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों से मिलकर फिर से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि तुम लोग 5th राउंड तक पहुंच चुके हो। और वो उन लोगों को डरा हुआ सा देख कर कहते हैं कि आखिर तुम लोगों के साथ क्या हुआ है, आखिर तुम लोग इस तरीके के चेहरे क्यों बनाए हुए हो, जरा थोड़ा सा मुस्कुराओ। तो जो पिछला राउंड था वो सच में काफी ज्यादा मजेदार था, क्या तुम लोगों को नहीं लगा? तुम लोगों ने सच में काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करी थी खुद के ही जैसे लोगों को मारने में, और ये कहकर वो खिलखिलाई जा रही थी। सभी लोगों को ये सुनकर काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग और बुरा सा महसूस हो रहा था। जिसके बाद एंजल आगे कहते कि ठीक है अब मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ, ठीक है यार। सच में तुम लोगों के जितने भी रिएक्शन है वो काफी ज्यादा बोरिंग है। टोटल जितने भी सर्वाइवर्स बचे हुए हैं वो यहाँ पर 442 बचे हैं,
पर असल में यहाँ पर 521 होने चाहिए थे, पर हम लोगों ने 80 से भी ज्यादा लोगों को खो दिया है। और मुझे लगता है कि सच में तुम लोग रियल लाइफ में काफी ज्यादा एक दूसरे से लड़ते रहते हो। सभी लोग बातें करना चालू करते हैं कि हम लोगों में सच में इतने सारे कम हो गए, ये हर बार ऐसा ही होता है। एंजल कहती है कि चलो देखा जाए तो ये भी ठीक है। एंजल कहती है कि देखो, जो तुम रियल लाइफ में करते हो उस चीज से मेरा जरा सा भी मतलब नहीं है, पर हम लोग सही तरीके से कोई भी गेम नहीं खेल पाएंगे, बस केवल इतने से लोगों के बीच में। और इसी वजह से वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ पर एक स्पेशल सरप्राइज तैयार किया है। और उन लोगों को बताती है कि ये रीजन यूनिफिकेशन है। एक लड़का हाथ उठाते हुए कहता है कि एंजल, क्या ये रीजन यूनिफिकेशन के बारे में तुम हम लोगों को और भी ज्यादा डिटेल बता सकती हो? तो वो चिढ़ते हुए कहती है कि तुम लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी जैसे ही मैं इसके बारे में बताऊंगी। सच में ये कितना ज्यादा अनोइंग है ये, जैसा कि सुनने में समझ में आता है। रीजन्स यूनिफाइड, यहाँ पर जितने भी रीजन्स है वो एक दूसरे के साथ यूनिफाइड हो जाएंगे। तुम लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं होगा, पर जो तुम्हारे नेशन के अंदर जितने भी रीजन्स हैं वो कुछ 100 से ज्यादा है। अगर मैं लगभग बोलूँ तो वो शायद 875 है। सब लोग ये सुनकर शॉक थे और कहते हैं क्या 875? क्या यहाँ पर सच में इतने सारे रीजन्स है, वो भी केवल हमारी कंट्री के अंदर? एंजल मुस्कुराकर कहती है पर तुम लोग तो बिना किसी चीज के यहाँ पर सरप्राइज हो रहे हो। अगर दूसरे नेशंस के साथ कंपेयर किया जाए तो ये तो काफी ज्यादा कम है। और लोग आपस में बातें करना चालू करते हैं कि अगर समझा जाए कि एक रीजन के अंदर 10,000 लोगों को असाइन किया गया था और वो कंट्रीज जिनके पास और लोग थे उनके अंदर और भी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, तो दूसरा कहता है कि सुनकर ऐसा लगता है कि रुको, क्या इसका मतलब ये है कि दूसरे रीजन के पास खुद की एक एंजल भी होगी जैसा कि हमारे पास है? तो एक लड़का कहता है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कुछ 1000 से भी ज्यादा है? तो दूसरा कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। एक कहता है तो आखिर और ऐसी कितनी सारी एंजल्स होंगी? एंजल कहती है कि जैसा कि तुम लोगों को लग रहा है हम सभी एंजल्स उन सभी रीजन्स के अंदर असाइन की जाती हैं। क्या तुम लोगों ने केवल अभी इस चीज को नोटिस किया? तुम लोग सच में काफी ज्यादा बड़े बेवकूफ हो। एक लड़का कहता है इसका मतलब एंजल, क्या तुम वो नहीं हो जिसने इस डेथ गेम को यहाँ पर क्रिएट किया है? ये सुनकर वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और वो कहती है आखिर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि 10,000 से भी ज्यादा एंजल्स अचानक दुनिया पर आकर इस तरीके की डेथ गेम को स्टार्ट कर सकती है। पर अचानक ही वो एंजल एक ही झटके में उस लड़के के सामने आ जाती है और उसके ऊपर उंगली रखते हुए कहती है पर अगर हम लोग ऐसा करेंगे और इस गेम को चालू करेंगे तो क्या तुम हम लोगों को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करोगे? मुझसे यहाँ पर इस तरीके की फालतू क्वेश्चन पूछना बंद करो, वरना मैं तुम्हारे सर को यहाँ पर फटाके की तरफ फोड़ दूंगी अगर तुमने यहाँ पर लाइन को जरा सा भी क्रॉस किया। वो आदमी बहुत बुरी तरीके से घबरा चुका था और यहाँ पर उसका डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। वो कपकपाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो। एंजल ऊपर आते हुए कहती है कि सच में इंसान तुम सच में सीरियस हो? रीमिंग उसको देखकर कहता है कि जिस तरीके से वो यहाँ पर चीज के ऊपर रिएक्ट कर रही थी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यहाँ पर एक्सपोज होने वाली है। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसी पॉलिसीज है जिसके अंदर कभी भी आर्किटेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देना बिल्कुल मना है। और इस चीज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक एंजल जो कि यहाँ पर किसी प्लेयर को भी मार सकती है वो इतने ज्यादा बड़े एक डेड गेम को यहाँ पर बना सके। जिसके बाद वो चिढ़कर ऊपर पहुंच गई थी और वो कहती है कि अब मैं तुम कीड़ों के किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर जवाब नहीं देने वाली। अब तुम लोगों को बस यहाँ पर सर्वाइव करने के ऊपर ध्यान देना होगा जैसे कि कीड़े करते हैं। ये कितना ज्यादा अनोइंग है। मैंने बस यहाँ पर अपना समय बर्बाद किया और इसके अलावा जिस भी रीजन को यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा वो कुछ समय पर हमारे साथ यूनिफाइड हो जाएगा। और तुम लोग इसके बारे में जान लो कि यहाँ पर लोगों की कम होने की संख्या ही इस चीज की वजह है। और इसके अलावा तुम लोगों को फालतू की चीजें जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद अचानक ही उन लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा भारी सा प्रेशर महसूस होना चालू हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि रुको, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर एक अर्थक्वेक आ रहा है? उनके आसपास कई सारे लाइट से क्यूब्स बनना चालू हो जाते हैं। जिसके बाद उनके साइड में एक क्यूब जो काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज कर रहा था। सभी लोग उस एनर्जी को देखकर सरप्राइज थे और केवल उसी की तरफ देख रहे थे। सभी लोग बहुत बुरी तरीके से घबरा कर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है? थोड़ी देर में उसके अंदर से पूरी तरह से लाइट निकलना चालू हो जाती है और देखते ही देखते वो पूरी पूरी जगह आसमान में उड़ना चालू हो जाती है। और फिर वो पूरी पूरी जगह यहाँ पर ग्लो होना चालू हो चुकी थी। जिसके बाद उन जितने भी क्यूब्स बने हुए थे उन सभी में लोग टेलीपोर्ट होना चालू हो गए थे। सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और आसपास देख रहे थे। वो लोग एक दूसरे को देखकर कहते कि जरा वहाँ देखो कि ये तो दूसरे लोग हैं। एंजल उन लोगों से कहती कि ठीक है, जो रीजन यूनिफिकेशन था अब वो यहाँ पे पूरी तरह हो चुका है। सभी लोग उन लोगों की बातें सुन रहे थे और अब देखते ही देखते वहाँ पर और भी कई सारे एंजल्स आने लग गई थी। एक एंजल कहती है आखिर तुम लोगों की दिक्कत क्या है? तुम सभी तो इंसान हो तो कम से कम एक दूसरे से कुछ बात तो करो। पर्पल वालों वाली एक दूसरी एंजल जो कि उन लोगों को देखकर कहती है कि इसने बिल्कुल सही कहा। आखिर तुम लोग और कितने लंबे समय तक इस तरीके से ऑकवर्डनेस के अंदर एक दूसरे के सामने खड़े रहने के बारे में सोच रहे हो? वो लोग यहाँ पर ये देखकर सरप्राइज थे कि यहाँ पर अलग अलग एंजल्स हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर असल में 10 एंजल्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ खड़ी हुई थी। एक एंजल आगे आकर कहती है कि हेलो इंसानों, तुम लोगों ने अपने एंजल रिप्रेजेंटेटिव से सुना ही होगा कि जितने भी रीजन्स हैं उनके सर्वाइवर के कम होने की वजह से ये सभी एक दूसरे के साथ यूनिफाइड हो गए हैं। अभी यहाँ पर 10 रीजन्स है जो कि एक दूसरे के साथ यूनिफाइड होकर अब एक बन चुके हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर टोटल लोगों की संख्या 4844 हो चुकी है। सभी लोग सरप्राइज थे और वो कहते हैं कि 10 रीजन्स एक दूसरे में फ्यूज हो गए
हैं और क्या यहाँ पर 5000 लोगों के आसपास हम लोगों की संख्या है। देखकर लगता है कि अब यहाँ पर हम लोग काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। दूसरी एंजल कहती है कि दूसरे रीजन्स ने भी एक दूसरे के साथ यूनिफाइड करना चालू कर दिया है जिससे वो अपने नंबर्स बढ़ा सके। और ये तो नेचुरल सी बात है कि जैसे रीजन्स एक दूसरे के साथ यहाँ पर फ्यूज होंगे, कंबाइंड रीजन का नाम भी यहाँ पर बदल जाएगा और अब तुम लोग जिस रीजन के अंदर हो उसका नाम CSEKD007 है और ये केवल कोरिया के प्लेयर्स के लिए ही बनाया गया है। सभी लोग फिर से बातें करना चालू करते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी कोरिया से हैं। ये तो काफी ज्यादा अच्छा है कि हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। र्यूमिंग आसपास देखते हुए कहता है कि ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये आखिरी बार नहीं है कि इस तरीके का रीजन यूनिफिकेशन यहाँ पर होने वाला है। हर बार जैसे प्लेयर्स की संख्या 500 से कम हो जाएगी यहाँ पर रीजन यूनिफिकेशन चालू हो जाएगा और आखिर में जब पूरे कोरिया के अंदर जितने प्लेयर्स हैं उनकी केवल 500 की संख्या रह जाएगी, उसके बाद हम लोग फॉरेन कंट्रीज के प्लेयर्स के साथ कम्पीट करना चालू करेंगे। और ये सारी चीजें राउंड 11 के बाद होने वाली है, तो अभी मुझे केवल इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि एंजल्स भी जल्दी ही एक बोनस गेम को यहाँ पर डिक्लेयर करना चालू कर देंगी। और तभी एक एंजल बोलती है कि हम लोग यहाँ पर जो मेन क्वेस्ट है उसको डिक्लेयर करें, उससे पहले चलो एक बोनस गेम को यहाँ पर चालू करते हैं। हमारे रीजन यूनिफिकेशन के सेलिब्रेशन के लिए हमारे हर एक रीजन के पास एक रीजन रिप्रेजेंटेटिव है। मैंने सही कहा ना? तो बताओ आखिर हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, वरना हम लोग तो यहाँ पर अलग अलग से हो जाएंगे। तो एक एंजल कहती है कि बिल्कुल, अब हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को यहाँ पे एक न्यू रीजन रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर लेना चाहिए। सभी लोग ये सुनकर और कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि एक न्यू रीजन रिप्रेजेंटेटिव। एंजल उंगली उठाते हुए कहती है कि ये गेम काफी ज्यादा सिंपल है कि जितने भी ओरिजिनल 10 रीजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक दूसरे के सामने आए और एक दूसरे को जान से खत्म कर दे और जो आखिरी यहाँ पर बचा रह जाएगा उसको प्रमोट कर दिया जाएगा इस यूनिफाइड रीजन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। सभी लोग फिर से आपस में कानाफूसी चालू कर देते हैं कि हम लोगों को फिर से एक दूसरे को मारना होगा जिससे हम लोग रीजन रिप्रेजेंटेटिव बन जाएं। सच में कितनी ज्यादा ब्रुटैलिटी है। क्या इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीज काफी ज्यादा मजेदार है? एक आदमी ये देख गुस्से में सोचता है कि आखिर ये किस तरीके की बकवास है, बस तुम यहाँ पर लड़ना नहीं चाहते इस वजह से तुम लोग इस तरीके की बातें करोगे। और एक लड़की सोचती है कि हम लोगों को एक दूसरे को मारना होगा जिससे एक आदमी यहाँ पर सामने आ सके। तो तीसरा लड़का घबराते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे रीजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनना चाहिए था। तो चौथा लड़का खड़ा हुआ सोचता है मुझे लगता है कि शायद हम लोग भी यहाँ पर मरने के बाद फिर से जिंदा हो सकते हैं जैसा कि पिछली बार हुआ था। और इसी वजह से वो चारों एक ही चीज सोच रहे थे कि सच में कि मैं यहाँ पर बिना कुछ करे अपनी पोजीशन को गिव अप नहीं कर सकता। र्यूमिंग उन लोगों की बातें सुन रहा था पर वो कहता है कि मुझे इस डेथ मैच को यहाँ पर जीतना होगा जिसमें इस यूनिफाइड रीजन का रिप्रेजेंटेटिव बन सकूं। एंजल उन लोगों से कहती है कि रीजन रिप्रेजेंटेटिव तुम लोग अपने आप को कुछ जरूरत से ज्यादा ही कम मत आको क्योंकि ये एक डेड मैच है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सभी यहाँ पर मरने वाले हो क्योंकि जैसे गेम खत्म हो जाएगा जितने भी डेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सभी फिर से जिंदा हो जाएंगे। एक लड़का ये सुनकर खुश होता है और कहता है क्या हम लोगों को फिर से रिवाइव कर दिया जाएगा जैसा कि पिछली बार हुआ था? ये सुनकर दूसरा आदमी कहता है कि अच्छा। और एंजल्स उनको देखकर मुंह फुलाते हुए कहते हैं कि जरा तुम लोगों के एक्सप्रेशंस तो देखो। और वो एंजल मुंह फुलाते हुए कहते हैं कि जरा तुम लोगों के एक्सप्रेशंस तो देखो। ऐसा लगता है जैसे तुम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि यूनिफाइड रीजन के रिप्रेजेंटेटिव बनकर तुम्हें किसी तरीके का फायदा होने वाला है। अगर तुम लोग एक बार रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो तो तुम लोगों के पास अथॉरिटी होगी कमांड करने के बजाय डोमिनेट करने की। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जिससे तुम किसी भी प्लेयर के ऊपर डोमिनेट कर सकते हो जो कि तुम्हारे लो लेवल पर होगा। इसके अंदर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है और किसी तरीके का कोई भी एडवांसमेंट नहीं है। तुम किसी भी प्लेयर को कंट्रोल कर सकते हो जो कि तुम्हारे रीजन के अंदर हो जैसी तुम्हारी इच्छा हो। और क्योंकि यहाँ पर कमांड की अथॉरिटी को अपग्रेड कर दिया गया है पर बिल्कुल इसके ऊपर 10 यूजिंग रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। तुम इसको केवल 10 बार ही इस्तेमाल कर सकते हो और वो नियम जहाँ पर तुम रिप्रेजेंटेटिव को मारकर उसकी पोजीशन ले सकते हो वो भी तुम यहाँ पर ऑप्टेन कर सकते हो। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा अच्छा है? एक ऐसा विचार कि तुम दूसरे इंसानों के ऊपर यहाँ पर डोमिनेट कर सको। वो लोग कहते हैं कि जब तक उसकी लेवल तुमसे कम होगी तुम उसको जैसे चाहो वैसे कंट्रोल कर सकते हो जिसको बिना किसी एडवांसमेंट के कैरी आउट किया जा सकता है। और अब एंजल्स उन लोगों को इस तरीके से बात करता हुआ देखकर कहती है ऐसा लगता है कि अब आखिरकार तुम लोग काफी ज्यादा मोटिवेटेड से महसूस करने लगे हो। तो चलो हम लोग हमारी तैयारियों को जल्दी से खत्म कर देते हैं जिससे हम लोग इस बोनस गेम को यहाँ पर शुरू कर सके। और एक एंजल आगे कहती है क्योंकि सभी रीजन अब यहाँ पर पूरे फ्यूज हो चुके हैं इसलिए हम लोगों को ये भी डिसाइड करना होगा कि आखिर हम लोगों को रिप्रेजेंटेटिव गाइड भी कौन होगा। इसलिए अगर कोई भी एंजल यहाँ पर वॉलंटियर करना चाहती है तो वो अपना हाथ उठा सकती है। सभी लोग एक दूसरे को ही देख रहे थे कि आखिर यहाँ पर कौन हाथ उठाता है पर यहाँ पर कुछ समय तक कोई भी हाथ नहीं उठाता। थोड़ी देर बाद वो एंजल देखकर कहती है कि मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे इसके बारे में पूछना ही नहीं चाहिए था। एक एंजल कहती है कि मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा, मुझे यहाँ पर पूछना ही नहीं चाहिए था। तो दूसरी कहती है कि कोई भी एंजल यहाँ पर वॉलंटियर करेगी उस काम के लिए जिसको करने में उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो तीसरी एंजल कहती है कि हम लोगों ने इस चीज को कंफर्म कर लिया है कि यहाँ पे ऐसी कोई भी एंजल नहीं है जो कि गाइड के रोल को लेना चाहती है। तो आखिर फिर हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे? क्या किसी के पास कोई अच्छा सा आइडिया है? तो एक कहती है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर पास है इस चीज को डिसाइड करें। तो उसके साइड में खड़ी हुई कहती है क्या तुम ये सारी चीजें किस्मत के ऊपर छोड़ना चाहती हो? ये इतना बुरा तो नहीं है पर ये काफी ज्यादा बोरिंग है। तो दूसरी कहती है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक ऑर्डर क्रिएट करें कि
किसके बाद किसको यहाँ पर रोल दिया जाएगा। और उसकी साइड की एंजल कहती है कि ये चीज अनफेयर नहीं होगी, क्योंकि आखिर में जिसके ऊपर भी टर्न आएगा वो लेने से साफ मना कर देगा। तो जो तीसरी एंजल थी वो ये सुनकर कहती है कि तुमने ये पूरी तरह से सच कहा, ये पूरी तरह से ट्रू है। तो तीसरी एंजल ये सुनकर कहती है कि तुमने बिल्कुल सच कहा, पर कि ये रीजन किसी और के साथ फ्यूज नहीं होगा, वो भी काफी ज्यादा जल्दी। तो दूसरी एंजल कहती है कि यहाँ पर किसी के पास एक फेयर आइडिया है जो कि काफी ज्यादा मजेदार भी हो। तो लाल वालों वाली एंजल उससे कहती है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर जो हमारा रीजन रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो कि जल्दी ही इस बैटल के अंदर यहाँ पर चूज किया जाएगा, तो क्यों ना वो एंजल यहाँ पर इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो जिसका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर सबसे पहले मारा जाएगा, उसी की पनिशमेंट के तौर पर उसे यहाँ पर इस रोल को लेना होगा। ये सुनने के बाद सभी एंजल्स इसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा मजेदार है, ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है, मुझे ये तरीका पसंद आया। तो आखिर कौन कौन इस चीज से एग्री है, और सभी लोग यहाँ पर इस चीज के लिए एग्री कर देते हैं। पर तभी एक एंजल कहती है कि रुक जाओ। वो कहती है कि हम लोग ऐसा करने के बजाय ऐसा भी तो कर सकते हैं कि वो इंसान जो कि सबसे पहले यहाँ पर मारा जाए, हम लोग इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि आखिर में बचा हुआ इंसान कौन होगा, और वो एंजल जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी वो यहाँ की किंग बनेगी। लाल वालों वाली एंजल उससे कहती है कि किंग। तो उसके साइड खड़ी हुई एंजल उससे कहती है कि जैसा कि इस शब्द का मतलब है, दूसरे एंजल्स को या वो उसको पूरे सबमिट करना होगा। तो उसके साइड खड़ी हुई एंजल कहती है कि बाकी सभी एंजल्स को किंग के कमांड्स को यहाँ पर पूरे से फुल्ली सबमिट करना होगा। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, तो अगर किसी भी यहाँ पर एंजल को यहाँ पर गार्ड के लिए डिसाइड किया जाता है, तो उस एंजल को इस तो से ये काम यहाँ पर करना ही होगा, क्योंकि ये उसके किंग ने कहा है। दूसरे एंजल ये सुनकर कहती है इसका मतलब अगर हमारे इंसान यहाँ पर जीत जाते हैं तो उसके साथ हम भी जीत जाएंगे, और अगर हम लोग जीत जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर किंग की तरफ प्ले करेंगे जैसा कि हमारे इंसान करेंगे। बाकी सभी एंजल्स को भी ये सुनकर काफी ज्यादा मजा आता है और कहते हैं कि किंग, ये सुनने में मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा लगता है, तो चलो इस चीज को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। वो लाल वालों वाली एंजल कहती है कि तुम यहाँ पर जीतने वाले को किंग बनाने के बारे में कह रही हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने ऊपर कुछ जरूरत से ज्यादा ही भरोसा है। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है। पर लाल वालों वाली कहती है कि किसको पता, पर जो मेरा रीजन रिप्रेजेंटेटिव है उसको हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं, क्योंकि मेरा जो इंसान है वो कभी भी रैंक नंबर 1 से अपने रीजन के अंदर कभी भी हारा नहीं है। ये सुनने के बाद वो कहती है कि सच में, और वो खुश होकर कहती है कि ये सच में कितनी ज्यादा बड़ी बेवकूफ है, ये केवल अपने रीजन के अंदर रैंक नंबर 1 पर आने की वजह से इतनी ज्यादा खुश हो रही है, पर ये तो सच में यहाँ पे एक झटके की वजह से जाकर जमीन पर गिर जाएगी अगर इसे ये पता चला कि जो मेरे रीजन रिप्रेजेंटेटिव है आखिर वो कौन है। और इसी वजह से वो लाल वालों वाली एंजल से पूछती है तो बताओ क्या तुम इसमें साथ दोगी या फिर नहीं। तो वो कहती है लगता है कि यहाँ पर मेरे पास इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। बाकी एंजल्स भी कहती है मैं भी इस चीज के लिए एग्री करती हूँ, मुझे भी ये मेथड सच में काफी ज्यादा मजेदार लगता है। और बाकी दूसरे एंजल्स भी हाथ उठाते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे भी अपने रीजन रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है, वो इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मारा जाएगा। अब सभी लोग इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एंजल कहते तो चलो हम लोग यहाँ पे इस चीज को शुरू करते हैं, और वो एक एंजल से कहते हैं तो चलो तुम इन लोगों को बताना चालू करो। तो वो कहती है कि ठीक है। जिसके बाद वो जितने भी इंसान होते हैं वो लोगों से कहती है तो चलो हम लोग यहाँ पर जो हमारा बोनस गेम है जिसके अंदर हम लोग इस यूनिफाइड रीजन रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे, इस गेम को शुरू करते हैं। जिसके बाद वो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन सभी को अपने पास बुलाती है। तो वो लोग काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए धीरे धीरे कर डरते हुए उसके सामने आना चालू करते हैं, जहाँ पर आखिर में र्यूमिंग भी अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए इन लोगों के सामने आ गया था। सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए और थोड़े से घबराए हुए से थे, जो कि ऊपर की तरफ देख रहे थे। जिसके बाद एंजल अपने हाथ से इशारा करती है और अचानक ही जो पूरी जगह थी वो फिर से काफी ज्यादा जोर से शेक करना चालू कर देती है। ये देखकर वो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। पर अचानक ही उन लोगों के पैरों के नीचे से एक एरिना टाइप का बनना चालू हो जाता है, जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज और सरप्राइज से हो रहे थे। देखते ही देखते कि एरिना क्रिएट हो गया था, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा था। सभी लोग अपने आसपास इस एरिना को देखकर थोड़े सरप्राइज थे और आसपास देख रहे थे। जिसके बाद एंजल उन लोगों से कहती है तो चलो हम लोग यहाँ पर हमारे डेड मैच को शुरू करते हैं, जहाँ पर या तो तुम्हें मारना होगा या फिर खुद मरना होगा, और ये तब तक चलेगा जब तक इस एरिना के अंदर एक आखिरी इंसान नहीं बचेगा। पर अगर तुम एरिना को यहाँ पर छोड़कर चले जाते हो तो तुम यहाँ पर रिवाइव नहीं हो पाओगे, इसलिए इस चीज की बिल्कुल भी कोशिश मत करना कि तुम यहाँ से गलती से भी बाहर चले जाओ, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी जान सच में यहाँ पर जा भी सकती है। तो चलो अब इस चीज को यहाँ पर शुरू करते हैं। ये सुनने के बाद जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो अपने हथियारों को निकालना चालू करते हैं, और वो लोग केवल एक दूसरे को ही देख रहे थे कि आखिर वो एक दूसरे से लड़ना कब चालू करेंगे। स्काउट वाला बंदा सोचता है मैं यहाँ पे एक राजा बन जाऊंगा अगर मैं इन दूसरे 9 लोगों को यहाँ पर मार देता हूँ, और देखकर लगता है कि अभी तक किसी ने भी अपना पहला मूव नहीं लिया है। सभी लोग काफी ज्यादा क्यूरियस है। मेरा मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी रीजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसका मतलब तो यही है कि उनके पास काफी ज्यादा स्किल्स तो जरूर होंगे, पर इसके अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा कोई कमी ना होगा जो कि मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर हो। और मैंने अपने रीजन के अंदर अपनी रैंक को एक बार भी नहीं खोया था जब से यहाँ पे ये चीज शुरू हुई है, और ये मेरे डिसमेंटिंग रूइंस की वजह से हुआ है, जो कि चीट की तरह काम करता है। क्योंकि अगर मैं एक बार अपनी तलवार को अपने टारगेट की बॉडी के अंदर धंसा देता हूँ तो रूइंस ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है और उसकी बॉडी पार्ट्स को ब्रेक करना चालू कर देता है। ये अपने आप में ही एक ब्लेड की तरह है जो कि पोजेस्ड हो। अब ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आखिर मैं उसे कहाँ पर
स्ट्राइक करता हूँ और इसका बहुत बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से 4th राउंड के अंदर मैंने 312 से भी ज्यादा लोगों को मारा था। एंजल्स उन लोगों को देखकर बोर होना चालू हो गए थे और कहते हैं कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, आखिर तुम लोग फाइट करना चालू क्यों नहीं कर रहे, लड़ाई करो, अब जल्दी से इंसानों लड़ाई करना चालू करो यार। तो वो मफलर वाला आदमी उनको देखकर कहता है कि इन लोगों के ऊपर किसी तरह की कोई शर्त लगी हुई है या फिर कुछ और ही, तो आखिर ये लोग इतना ज्यादा इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं। पर अब मेरे पास पहले से ही एक प्लान है जिसको मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर सकता हूँ, और वैसे भी यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो कि मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। तो चलो इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन उनके ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे वो यहाँ पर मुझसे डरना चालू हो जाए। तो चलो इस चीज को करते हैं। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए एक कोने पे आकर खड़ा हो जाता है। सभी लोग उसी को ही देख रहे थे, जहाँ पर वो मफलर वाला प्लेयर अपनी तलवार को निकालता है। जिसके बाद वो पोज लेकर उन लोगों को देखता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर एक शिकार की जरूरत है, एक ऐसा शिकार जो कि मेरे परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा कमाल का दिखा सके। और इसलिए वो आगे कहता है तो चलो तुम लोगों में से कोई भी यहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम लोगों में से कोई भी जैसे यहाँ पर आएगा तो मैं तुरंत ही उन लोगों को यहाँ पर खत्म करना चालू कर दूंगा। पर वो लोग देखते हैं कि ब्लैक साइथ यहाँ पर आगे बढ़ना चालू करता है, पर हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी यानी ब्लैक साइथ यहाँ पर आगे बढ़ना चालू करता है और उसकी आंखों में किसी भी तरीके का कोई भी डर नहीं दिख रहा था। पर ये देखकर वो मफलर वाला हंटर सोचता है कि आखिरकार मेरा पहला सेक्रीफाइस यहाँ पर आने लगा है। पर सच में ये बेवकूफों की तरह इतना ज्यादा बड़ा साइथ क्यों रखे हुए है, ऐसा वेपन तो बिल्कुल भी कॉमन नहीं हो सकता। पर मैंने अभी तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं देखा जिसका निकनेम उसके ऊपर किसी तरीके का साइथ पहले कभी लिखा हुआ हो। पर ये तो पहली बार है कि मैं यहाँ पर सच में किसी ऐसे इंसान को देख रहा हूँ जिसने इसको इस्तेमाल किया है। और तभी उसका ध्यान रीमी के यूजर नेम यानी ब्लैक साइथ के ऊपर जाता है। ये देखकर वो हैरान होते हुए कहता है क्या कि ये तो ब्लैक साइथ है, इसका यूजर नेम ब्लैक साइथ है। पर वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद ये कोई और हो सकता है जिसका सेम नेम हो, पर ऐसा नहीं हो सकता। पर मैं पूरी तरह से चीज के लिए श्योर हूँ कि हम लोग एक दूसरे के जैसा निकनेम नहीं रख सकते। और अब वो यहाँ पर पूरी तरह से हार मान चुका था और वो कहता है इसका मतलब ये तो सच में वही इंसान है, सभी रीजन्स के अंदर नंबर 1 रैंक पर आने वाला ब्लैक साइथ, जिसकी लेवल 30 है। बाकी एंजल्स ब्लैक साइथ को देखकर कहते हैं कि आखिर इंसान की दिक्कत क्या है। उसको देखकर लगता है कि वो सच में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट से भरा हुआ है, पर आखिर दूसरे को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो एक ही जगह पर रुक गया हो। जिसके बाद एक एंजल लाल बालों वाले एंजल से पूछती है कि ये तुम्हारा रीजन रिप्रेजेंटेटिव है, और उसे ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। और वो सोचती है क्या ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बेवकूफ इंसान कहीं का, और आखिर तुम एक ही जगह पर क्यों खड़े हुए हो। पर तब उसके साइड की जो एंजल थी वो ये देखकर खिलखिलाने चालू कर देती है और उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। ये देखकर लाल बाल वाली एंजल गुस्से में कहती है कि आखिर इस सब में इतना ज्यादा मजेदार क्या है। वो कहती है कि मुझे माफ करना, पर जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो सच में काफी ज्यादा हिलेरियस है। जरा उस इंसान को देखो, वो किस तरीके से मेरे रीजन रिप्रेजेंटेटिव को देखकर इतने बुरी तरीके से कपकपा रहा है जैसे कि कोई वो घास का पत्ता हो। वो लाल बाल वाली एंजल कहती है कि ये तुम्हारा रीजन रिप्रेजेंटेटिव है, और वो नीचे देखकर कहती है कि इतना ज्यादा बड़ा साइथ जरूर यहाँ पर स्ट्राइक दे सकता है, पर मुझे उसके अंदर जरा सा भी और महसूस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा बुरी तरीके से कपकपा रहा है। आज से पहली बार मैंने इसको इस तरीके से देखा है। इसलिए वो लाल बाल वाली एंजल उससे कहती है यानी तुम उसे ये कह रही हो कि जो मेरा रीजन रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी जगह पर डर के पूरे से जम चुका है केवल तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव को देखकर। तो दूसरी एंजल कहती है देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, पर वो एंजल चिल्लाते हुए उससे कहती है कि फालतू की बकवास करना बंद करो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि रैंक फर्स्ट पर आना वो भी केवल अपने रीजन के अंदर तुम इस तरीके से शो ऑफ दिखा सकते हो। मेरे रीजन रिप्रेजेंटेटिव ने कभी भी अपनी प्लेस को जो कि फर्स्ट रैंक की थी अपने रीजन के अंदर कभी भी नहीं खोई। तो वो एंजल कहती है कि तुम्हारे रीजन के अंदर क्या ऐसा कोई और है जो कि तुम्हारे रीजन के अंदर फर्स्ट रैंकर बना हो, क्योंकि जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है वो सभी रीजन के अंदर रैंक नंबर 1 पर था, वो भी शुरुआत से। ये सुनकर बाकी एंजल्स भी शॉक हो जाती है और कहती है क्या सभी रीजन के अंदर फर्स्ट रैंक पर, आखिर तुम्हारी इस तरीके से मुझे झूठ बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई। तो वो एंजल कहती है कि तुमने शुरुआत से इस चीज को नोटिस नहीं किया था, मुझे तो ऐसा लगा था कि जितने भी एंजल्स ने यहाँ पर रैंकिंग को देखा है वो तुरंत ही इसके नाम को देखकर इसको पहचान लेंगी, और जैसे वो उस पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि ये तो ब्लैक साइथ है। वो आगे कहती है कि मुझे याद आया ये नाम, इस इंसान का नाम तो हमेशा अपीयर होता है जैसे रिजल्ट विंडो यहाँ पर रिलीज होती है। और ये देखकर लाल वाली एंजल को काफी गुस्सा आ रहा था और वो कहती है कि ब्लैक साइथ क्या ये इसका रीजन रिप्रेजेंटेटिव है, और अगर सच में ये इंसान ब्लैक साइथ है इसका मतलब मेरे जो रीजन रिप्रेजेंटेटिव है वो उसके सामने कुछ कर ही नहीं सकता। और तभी वो लोग यहाँ पर नीचे की तरफ देख सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि ब्लैक साइथ ने अपने साइथ को घुमाकर उसके गले को उसके धड़ से अलग कर दिया था। वो कुछ कर ही नहीं पाता, उससे पहले उसका जो सिर होता है वो धड़ाम से आकर नीचे गिरता है और लुढ़कते हुए दूर चला जाता है। ये देखकर वो कहती है ऐसा लगता है कि पैट्रिशिया यहाँ पर आउट हो चुकी है, यानी जो लाल बाल वाली एंजल थी वो यहाँ पर आउट हो गई। सभी लोग ब्लैक साइथ के बारे में जानकर सरप्राइज होते हैं और शॉक होते हुए कहते हैं क्या ये यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर हम लोग सब मिलकर भी इसके ऊपर हमला करते हैं तो शायद हम लोग इसको तब भी नहीं हरा पाएंगे। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी इस इंसान की तरह यहाँ पर मारा जाऊंगा बिना कुछ रिएक्ट कर पाए। और एक्स वाला आदमी घबराते हुए सोचता है कि आखिर मैं यहाँ पर लेवल 30 के इंसान को कैसे हरा सकता हूँ जब मैं खुद लेवल 13 पे हूँ। और अब जैसे ही ब्लैक साइथ उन लोगों की तरफ बढ़ना चालू होता है उसके कदमों के साथ साथ उन लोगों के दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। उसके सामने खड़ा हुआ वो लड़का जो कि एक स्पीयर को रखे हुए था वो डरा डरा सा कहता है कि
ब्लैक साइड। तुमसे मिलकर सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा। मुझे सच में ये जानकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं उस रीजन के अंदर हूँ जिसके अंदर फेमस ब्लैक साइड है। सच में इस खुशी की वजह से ऐसा ना हो कि मुझे यहाँ पर आंसू आना चालू हो जाए। पर र्यूमिंग यहाँ पर कहाँ रुकने वाला था। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वो आदमी और ज्यादा पीछे होते हुए कहता है कि जरा 1 मिनट के लिए रुक जाओ, क्या हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर सकते। और लड़की अपने हथियारों को रखते हुए कहती कि देखो मेरे पास अब कोई हथियार भी नहीं है, मैंने यहाँ पर हार मान ली है, मैं तो तुमसे यहाँ पर लड़ना भी नहीं चाहती। ये देखा वो लड़का भी सरप्राइज हो गया था, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि एंजल मैं यहाँ पर सरेंडर कर रहा हूँ, इस चीज को कंसिडर करो। वो लड़की भी कहती है कि हाँ मैं भी यहाँ पर सरेंडर करती हूँ। बाकी सभी लोग भी अपने हथियारों को रखते हुए कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर सरेंडर करता हूँ। एंजल्स ये देख कर हैरान थे और कहते कि आखिर ये कितना ज्यादा अजीब सा बिहेवियर है कि इन लोगों ने यहाँ पर ये कहा कि वो लोग यहाँ पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। आखिर ये किस तरीके के इंसान है। इन लोगों ने इस गेम के मजे को पूरी तरह खत्म कर दिया है और इसी वजह से एंजल्स को काफी गुस्सा आ रहा था और वो चिल्लाते हुए उनसे कहती है कि हम लोग, मैं यहाँ पर तुम लोगों को वार्न करती हूँ, मैं खुद ही उसकी यहाँ पर सिर को फोड़ दूंगी जो कि यहाँ पर सरेंडर करने के बारे में सोचेगा भी, और इसके अलावा रिवाइव होने के बारे में पूरी तरह से भूल जाओ अगर तुम कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहे हो। ये सुनने के बाद वो लोग बहुत बुरी तरीके से घबरा चुके थे और अब यहाँ पर उन लोगों के पास लड़ने के अलावा कोई और चॉइस नहीं बची थी। इसलिए वो लोग हिचकिचाते हुए धीरे धीरे कर अपने हथियारों को निकाल कर ब्लैक साइड के सामने रखना चालू कर देते हैं। और एक्स वाला लड़का उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पर 8 लोग हैं, शायद हम लोग यहाँ पर इसे जीत भी सके। और रिमिंग उनको देखकर कहता है इसका मतलब एंजल्स मुझसे भी काफी ज्यादा डरावनी है। देखकर लगता है कि वो सभी एक साथ मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। पर वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर कितनी भी सारी चीटियां हो, वो कुछ भी करने की कोशिश क्यों न कर ले, पर आखिर में वो केवल चीटियां ही रहती हैं। वो लोग रिमिंग को मुस्कुराता हुआ देखकर कहते हैं कि ये कमीना यहाँ पर हम लोगों को देखकर मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब इसका कॉन्फिडेंस बस इसके लेवल की वजह से, क्योंकि वो काफी ज्यादा हाई है। पर हम लोग भी वो रैंकर्स है जो कि अपने रीजन के अंदर काफी अच्छे तरीके से जाने जाते हैं और इसी वजह से वो सभी एक साथ रिमिंग के ऊपर हमला करने के बारे में डिसाइड कर तेजी से उसके ऊपर जंप करते हैं और कहते हैं कि इसे खत्म कर दो। पर ये देखकर रिमिंग उन लोगों के ऊपर जंप करता है और अपने साइड को काफी ज्यादा तेजी से घुमाता है और एक ही बार में 4 लोगों के गले को काट कर एक ही बार में 4 को खत्म कर देता है। ये देखकर पीछे खड़े हुए 4 लोग काफी ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा घबरा चुके थे, जिसके बाद ब्लैक साइड उन लोगों के पास आकर उन लोगों के ऊपर भी हमला कर काफी आसानी से उन 4 को भी यहाँ पर खत्म कर देता है। केवल 2 ही अटैक के अंदर उन 8 लोगों को उसने यहाँ पर खत्म कर दिया था। सभी एंजल्स ये देखकर काफी ज्यादा शॉक और सरप्राइज से खड़े रह गए थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ। वो लोग कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ये इतना ज्यादा आसानी से खत्म हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि सच में ये ब्लैक साइड यहाँ पर जीत चुका है और वो एंजल जो कि यहाँ पर ब्लैक साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, ऑलिव को यहाँ पर किंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। जितने भी फ्यूजन होंगे उन सभी में। लाल बाल वाली एंजल जोर से ऑलिव को आवाज देती है और चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें शुरुआत से ही इस चीज के बारे में पता था। तो वो कहती है कि बिल्कुल मुझे पता था। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे लगा ही था और इसी वजह से वो सभी लोगों से कहती है कि चुड़ैल ने हम लोगों को यहाँ पर धोखा दिया है, उसने हम लोगों को यहाँ पर ये सजेशन दिया ये जान करके ये यहाँ पर जीत सकती है। तो ऑलिविया कहती है कि तुम ये चीज जो कि काफी ज्यादा ऑब्वियस है बार बार चिल्लाकर क्यों कह रही हो। ये सुनकर वो कहती है क्या, और ऑलिव कहती है ये तो नेचुरल सी बात है कि मैं उसी गेम को यहाँ पर प्रपोज करूंगी ना जिसके अंदर मैं एडवांटेज के अंदर रहूं। तो बताओ आखिर तुम्हें क्या लगा, आखिर मैंने इसको यहाँ पर प्रपोज ही क्यों किया, और क्या इसके अलावा इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए मैंने तुम्हें किसी तरीके से डराया था? नहीं, सभी लोगों को ये लगा कि ये काफी ज्यादा मजेदार होगा और तुम भी खुद से ही इस चीज के लिए एग्री हुई थी और अब तुम यहाँ पर इस तरीके से मेरे ऊपर चिल्ला रही हो। ये सुनकर लाल बाल वाली एंजल को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। ऑलिव उससे कहती है कि क्या तुम मुझे मारोगी, आओ आकर मार कर देखो कि अब एंजल्स इन इंसानों के सामने लड़ेंगे जहाँ पर वो अपनी डिग्निटी को इनसे भी ज्यादा नीचे गिरा देंगे। अगर आर्चनल ने इसके बारे में सुन लिया तो तुम एक इनर पाउच के अंदर रह जाओगी। ये सुनने के बाद वो लाल बाल वाली एंजल घबरा जाती है और कहती है क्या इनर पाउच, सब कुछ करवा लो बस उस चीज को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर कई सारे कीड़े होते हैं जो कि उसे बहुत बुरी तरीके से काट कर परेशान करते हैं और काफी लाखों सालों तक, जिस वजह से ऑलिव उससे आगे कहती है तब बताओ क्या हुआ, कि अब तुम मुझसे और ज्यादा आगे नहीं लड़ना चाहती। ये सुनकर वो लाल बाल वाली एंजल पूरे चुप हो गई थी और वो आगे कहती है अगर ऐसा ही है तो जरा देखो अब मैं यहाँ की राजा हूँ क्योंकि मैं जीत चुकी हूँ, इसलिए अब तुम यहाँ पे जितने भी यूनिफाइड रीजन्स हैं इस समय के अंदर उन लोगों को गाइड करोगी। ये सुनकर वो कहती है कि आखिर कितने लंबे समय तक, वो कहती है जब तक मुझे अच्छा ना लगे। ये सुनकर वो अपनी जगह पर खड़ी रह गई थी। तो ऑलिव उससे कहती है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, जाओ जाकर अपना काम करो। अब वो नीचे की तरफ जाने लगी थी, जिसके बाद वो लाल बाल वाले एंजल नीचे की तरफ जाकर उन लोगों को गाइड करना चालू करने वाली थी और सभी लोग उसको देखकर कहते हैं कि जरा देखो तो, और इसने सोचा था कि वो इस तरीके की बैट को यहाँ पर जीत सकती है। लाल बाल वाले एंजल इंसानों के पास आकर कहती है कि इंसानों, जैसा कि अब तुम लोग देख चुके हो कि जो यूनिफाइड रीजन रिप्रेजेंटेटिव है उसको यहाँ पर डिसाइड कर लिया गया है और अब यहाँ पर इस रीजन का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक साइड बन चुका था, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर एक टेम्परेरी स्किल अथॉरिटी ऑफ डोमिनेशन भी मिलता है। सभी लोग आपस में बातें करने लगे थे। मुझे लगा ही था कि ब्लैक साइड ही रीजन रिप्रेजेंटेटिव बनेगा क्योंकि वो लेवल 30 पर है तो वो किसी को भी कमांड कर सकता है, मुझे उसके साथ हमेशा अच्छा ही रहना होगा। जिसके बाद वो लाल बाल वाले एंजल कहती है क्योंकि अब ये चीज डिसाइड हो गई है तो बाकी जितने प्लेयर्स उन सभी को रिवाइव कर दिया जाता है और वो अपने पंखों को घुमाती है और
ब्लैक साइड के आसपास जितने भी वो 9 लोग पड़े हुए थे वो अचानक ही उठकर बैठ जाते हैं। वो लोग घबराते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। मुझे डेफिनेटली याद है कि मेरी बॉडी को 2 हिस्सों के अंदर काट दिया गया था। वो लाल बाल वाली एंजल थोड़ा सा मुंह फुलाए हुए उससे कहती है कि तुम सब यहाँ पर फाइट को हार चुके हो, कि तुम सब यहाँ पर फाइट को हार चुके हो और जो रीजन रिप्रेजेंटेटिव है वो ब्लैक साइड बन चुका है। सभी लोग इसके बारे में सुनकर कहते हैं तो ओ अच्छा यहाँ पर ऐसा हुआ था। और वो एंजल उन लोगों से आगे कहती है अब क्योंकि जो रीजन रिप्रेजेंटेटिव है उसको सेलेक्ट कर लिया गया है और वो अथॉरिटीज जो कि रिप्रेजेंटेटिव इंसानों को मिली थी उन्हें रिवाइव करने की वजह से उनसे ले ली गई है। पर वो उन लोगों से आगे कहती है कि तुम जरूर से ज्यादा डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा एक मौका होगा जिससे तुम अपने रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन को फिर से ले सकते हो। पर अब इसके साथ जो बोनस गेम था वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो चलिए अब ऑफिशियल क्वेस्ट की तरफ यहाँ पर बढ़ना चालू करते हैं। सभी लोगों के सामने पॉपअप आना चालू होता है और सभी लोगों को 5th राउंड की मेन क्वेस्ट के बारे में बताया जाता है कि उन लोगों को यहाँ पर 10 घंटे के अंदर 300 और को मारना था और सब क्वेस्ट के अंदर उन्हें यहाँ पर 4 बैलेंस स्टोन भी इकट्ठे करने थे। वो लोग ये देखकर कहते हैं क्या 300 और को मारना, पर आखिर जो फाइनल पार्टिसिपेंट्स है उनका नंबर इतना ज्यादा लो क्यों है। पर उन लोगों को इस तरीके से बातें करता हुआ देखकर वो लाल बाल वाली एंजल कहती है कि आखिर तुम लोग को इतनी सारी कंप्लेन क्यों है, क्या तुम लोग इसलिए कंप्लेन कर रहे हो कि जो फाइनल नंबर है वो काफी ज्यादा कम है, क्या मुझे इसको और भी ज्यादा कम कर देना चाहिए। ये सुनकर वो सब कुछ नहीं कह पाते क्योंकि अगर वो कुछ करते तो यहाँ पर और भी ज्यादा कम हो जाता। और वो आगे कहती है कि अभी तक तुम लोग काफी ज्यादा आसान से राउंड्स मिले थे और इसी वजह से जो ये राउंड है वो पहले से काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और इसी वजह से इसके अंदर जो फाइनल काउंट है वो पहले से और भी ज्यादा कम है। पर तुम लोगों को ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। सभी लोग आपस में बातें करते हैं कि 300 और को मारना एक काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेस्ट है, पर कि जो ऑग्स होते हैं वो गेम के अंदर एक लो लेवल के मॉब्स नहीं होते। और ये सुनने के बाद वो एंजल कहती है कि तुम लोग ये चीज समझ जाओगे कि ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट है जैसे ही तुम उन लोगों का सामना करना चालू करोगे। मैं बार बार तुम्हें इसके आगे और भी ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाली। पर तभी एक लड़का पूछता है कि मिस एंजल पर आखिर जो सब क्वेस्ट है आखिर वो क्या है, आखिर जो रिवॉर्ड है उसे क्वेश्चन मार्क से यहाँ पर गायब क्यों कर दिया गया है। तो वो बताती है कि पिछले राउंड से पूरे से अलग है, जो सब क्वेस्ट है वो समय के साथ यहाँ पर रिवील होना चालू हो जाएगा। पर जैसा कि तुम लोग ये देख सकते हो कि इस बार का जो रिवॉर्ड है वो एक काफी ज्यादा बड़ी मिस्ट्री है। पर रीमिंग उसको देखकर कहता है कि काफी ज्यादा बड़ी मिस्ट्री। और रीमिंग बताता है कि 5th राउंड का जो सब क्वेस्ट का रिवॉर्ड है वो असल में एक बैलेंस रूइंस है और ये उन 18 रूइंस में से एक है जो कि मुझे ऑब्टेन करने हैं। और जो सब क्वेस्ट रिवॉर्ड है वो रीजन के अंदर बस केवल एक को ही दिया जाएगा। और बिल्कुल क्योंकि हर एक रीजन के अंदर एक ही प्लेयर को ये दिया जाएगा, इसका मतलब ये है कि जो दूसरे रीजन है उनके प्लेयर के पास भी ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इसे यहाँ पर ऑब्टेन कर सके। पर जो इसकी डिफिकल्टी है वो मेन क्वेस्ट से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। और अगर तुम यहाँ पर सब क्वेस्ट को कंप्लीट भी कर लेते हो तो ना जाने कितने लोग होंगे जो कि यहाँ पर बैलेंस रूइंस की कंडीशन को फुलफिल कर पाएंगे। और वो एंजल आगे बताते हैं कि इसके सब क्वेस्ट के लिए उनको यहाँ पर बैलेंस स्टोन को इकट्ठा करना होगा और जैसे ही वो यहाँ पर ये 4 इकट्ठे कर लेते हैं तो तुरंत ही उन्हें यहाँ पर ये मिस्ट्री रिवॉर्ड मिल जाएगा। पर बस केवल एक ही इंसान होगा जो कि इसको यहाँ पर एक्वायर कर पाएगा क्योंकि इस रीजन के अंदर केवल 4 ही बैलेंस स्टोन्स हैं। ये सुनकर वो कहते हैं कि क्या बस केवल एक इंसान ही सारे इकट्ठे कर पाएगा, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये सब क्वेस्ट है वो इनवैलिड है। एंजल कहती है कि हाँ पर तुम इसकी चिंता मत करो क्योंकि तुम बैलेंस स्टोन्स को दूसरे प्लेयर्स को मारकर उन लोगों से चुरा सकते हो। वो लोग सरप्राइज थे और कहते हैं क्या दूसरे को मारकर उसे चुरा सकते हैं, ये तो बिल्कुल रीजन रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन की तरह है। एंजल कहती है कि हाँ पर तुम बस उनकी केवल बैलेंस स्टोन को ही चुरा पाओगे, किसी और आइटम को नहीं। और जैसा कि पिछले राउंड के अंदर हुआ था अगर तुम यहाँ पर मारे जाते हो तो तुम लोग रिवाइव नहीं हो पाओगे। और इसके साथ मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी हैं जो कि तुम लोगों को जानने की जरूरत थी, इसलिए अब यहाँ से जाओ और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्ट्रगल करो। जिसके बाद जो टाइमर होता है 10 घंटे का वो यहाँ पर चालू हो जाता है। और रीमिंग उनको वहाँ से गायब होता हुआ देखकर कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा अनोइंग है, वो भी आखिर तक। तो चलो जल्दी से जल्दी 300 ऑर्क्स को मारते हैं और इस रिकॉर्ड को सेट करते हैं, जिसके बाद मैं जूरी को ढूंढकर उसकी मदद करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि जो रीमिंग था वो काफी ज्यादा तेजी से सभी के बीच में से निकल कर बाहर आ जाता है। सभी लोग उसको देखकर घबरा रहे थे पर वो तो बड़े ही आराम से उन लोगों के ऊपर जरा सा भी ध्यान न देते हुए वहाँ से जा रहा था। वो लोग घबराए हुए कहते हैं कि वो यहाँ से जा चुका है, ये तो काफी ज्यादा रिलीफ की बात है। मैं तो थोड़ा सा डर गया था जैसे मैंने देखा कि वो मेरे करीब आ रहा है, मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा पर आखिर वो जा कहाँ रहा है। तो दूसरा लड़का कहता है तो क्या हम लोग उसका पीछा करें। तो तीसरा लड़का कहता है कि तुम पूरे सा पागल हो, तुम ब्लैक साइड का पीछा करना चाहते हो, क्या तुम ये चाहते हो कि वो तुम्हें कंट्रोल करना चालू कर दे। ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारा इस्तेमाल करे एज अ स्लेव, वो भी पूरी पूरी जिंदगी। तो पहला लड़का कहता है कि पर हम लोग यहाँ पर खड़े रहने के बजाय कुछ अच्छा करने की कोशिश तो कर सकते हैं और केवल ब्लैक साइड ही है जिसने हम लोगों में से अब तक यहाँ पर आगे बढ़ना चालू किया है और इसी वजह से वो हर बार रैंक नंबर 1 पर आता है। सभी लोग उसकी बात सुनकर इसके लिए एग्री करते हैं और उससे कुछ भी नहीं कह पाते। जिसके बाद वो कहते हैं पर आखिर तब क्या होगा जब उसे ये पता चल जाएगा कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तो वो लड़का कहता है कि बस हम लोगों को काफी ज्यादा दूर से उसका पीछा करना होगा कि वो हम लोगों को नोटिस ना कर पाए। पर यहाँ पर और भी कई सारे लोग थे जो कि अभी भी इस चीज के लिए काफी ज्यादा हिचकिचा रहे थे। वो लड़का कहता है कि अगर तुम लोग ऐसा नहीं करना चाहते तो तुम लोग यहाँ पर रहो, मैं अकेला यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहकर वो सभी को छोड़कर ड्रीमी के पीछे निकल जाता है। सभी लोग उसको देखकर काफी परेशान हो
रहे थे, जिसके बाद वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि छोड़ो, जो भी होगा देखेंगे, चलो हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। ब्लैक साइड को जरूर यहाँ के रास्तों के बारे में पता होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें एक छोटे से ऑर्क के गाँव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिमिंग अचानक एक ऑर्क के सामने आ गया था और हमें उसके पीछे कई सारे लोगों को पीछे पीछे आता हुआ दिखा रहे थे। वो लोग रिमिंग को देखकर कहते हैं कि जरा वहाँ पर देखो, ऐसा लगता है कि वहाँ पर किसी तरीके का एक गाँव है, और देखकर ऐसा लगता है कि ब्लैक साइड वहीं पर जा रहा है। जिसके बाद उन्हें जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि ऑर्क चिल्ला रहा था, और ये देखकर रिमिंग तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और एक ही बार में उसके गले को काट कर उसे खत्म कर देता है। अब उस ऑर्क को वहाँ पर मार देने के बाद वो बड़े ही आराम से चलते चलते धीरे धीरे करके उस गाँव के अंदर आता है, जहाँ पर वो लोग अपने काम के अंदर लगे हुए थे और खाना बनाने में लगे हुए थे। पर जैसे वो सभी ऑर्क्स रिमिंग को देखते हैं तो वो लोग काफी अलर्ट हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि उसको मारना चालू करो। जिसके बाद एक ऑर्क तेजी से अपनी एक्स को घुमाते हुए रिमिंग की तरफ आता है, पर वो बड़े ही आराम से उसके ऊपर हमला कर उसके गले को भी काट देता है और आगे निकल जाता है। जिसके बाद दूसरा ऑर्क उसके पास आकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर रिमिंग फिर से अपने साइड को घुमाता है और बड़े ही आराम से अपने पावरफुल साइड के साथ दोनों के ऊपर हमला कर एक ही बार उन दोनों को भी खत्म कर देता है। जिसके बाद वो चलते हुए एक रूम के अंदर जाता है, जिसके बाद वहाँ से हमें चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और केवल कुछ ही देर के बाद रिमिंग वहाँ से बाहर आ गया था। जिसके बाद वो उस ऑर्क के विलेज को छोड़कर भी वहाँ से निकल जाता है। सभी लोग दूर से अभी तक उसको देख रहे थे और कहते हैं उन ऑर्क्स को हराना तो काफी ज्यादा आसान था। तो दूसरा कहता है कि जैसा कि लग ही रहा था वो काफी ज्यादा कमजोर है। तो वहाँ बैठा हुआ लड़का कहता है कि पर क्या तुम इस चीज के लिए पूरी तरह से श्योर हो गई? ये सब इसी वजह से नहीं है क्योंकि ब्लैक साइड ये दिखा रहा है कि ये काफी ज्यादा आसान है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर जरा सा भी हमारा गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। तो दूसरा कहता है कि हाँ, आखिर यहाँ पर और कितना ज्यादा बुरा हो सकता है, बस हम लोग यहाँ पर सावधानी तो रहना है। वो लड़का कहता है अगर ऐसा है तो क्यों ना हम लोग एक साथ वहाँ पर रेड करें। तो वो लोग इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लड़का ये देखकर कहता है कि अभी मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं इन कमीनों के साथ यहाँ पर रहूं। सबसे पहले मैं पीछे रहूंगा और मैं ये देखूंगा कि मैं सच में ये कर सकता हूँ, और अगर ऐसा होता है तो मैं लोगों से अलग हो जाऊंगा, क्योंकि जितना मैं अकेला हराऊंगा उतना ही मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद वो बाहर आते हैं और कहते हैं कि देखो यहाँ पर तो एक गाँव है, और वो लोग बाहर आते हुए कहते हैं कि लगता है कि ये तो पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा है। देखकर लगता है कि जो पिछली बार का था उससे ये 3 गुना ज्यादा बड़ा है। और वहाँ खड़ा हुआ ऑर्क उन लोगों को देख लेता है और वहाँ पर जोर से बिगुल बजाता है, जिसके शोर की वजह से सभी लोगों को, यानी जितने भी ऑर्क्स उस गाँव के अंदर थे, उन लोगों को इनके बारे में पता चल जाता है। वो लोग ये देखकर कहते हैं कि क्या आखिर इसके पास ये बिगुल क्या कर रही है? इसका मतलब ये है कि ये बाकी ऑक्स को भी यहाँ पर बुला रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। और देखते ही देखते वहाँ पर जोर जोर से कंपन होना चालू हो गई थी और गांव के जितने भी ऑक्स थे वो हथियार लेकर तेजी से गेट की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं। और कुछ ही समय के बाद वहाँ से दर्जन भर से भी ज्यादा ऑक्स निकलना चालू हो जाते हैं, जो की अपने साथ हथियार रखे हुए थे और वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। कुछ ही देर में वो जितने भी इंसान थे उन सभी को घेर चुके थे, और अब यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स थे उन लोगों का बचना पूरी तरह से नामुमकिन सा हो गया था, क्योंकि वो यहाँ पर देखने में काफी ज्यादा डरावने और काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहे थे। एक लड़का थोड़ा सा घबराया हुआ था पर अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है मुझे लगता है कि ये गाँव बस कुछ जरूरत से ज्यादा ही बड़ा है। तो दूसरा लड़का घबराया हुआ सा था, वो भी कहता है कि मेरे लिए तो ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। और बाकी सभी लोग भी पूछते हैं तो बताओ आखिर अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो उसके साइड में खड़ा हुआ लड़का कहता है कि कमीने, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आखिर सबका मतलब क्या है? आखिर हम लोग यहाँ पर क्या करें? हम लोगों को लड़ना होगा, वो भी जिंदा रहने के लिए, और क्या। जिसके बाद ऑक्स उन लोगों के ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं और वो कहता है कि वो आ रहे हैं। उन ऑक्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो लोग कहते हैं कि ये आ रहे हैं, भले ही यहाँ पर ये कई सारे हों पर ये सच में काफी ज्यादा कमजोर है, तो इन सभी को मार दो। और ये बोलने के बाद जितने प्लेयर्स होते हैं वो सभी ऑक्स के ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं, पर जैसे उनके हथियार ऑक्स के हथियारों से टकराते हैं वो यहीं पर रुक जाते हैं और उनके हथियारों का असर ऑक्स के ऊपर हो ही नहीं रहा था। जिसके बाद ऑक्स उसके ऊपर हमला करता है। एक लड़का देखकर कहता है कि आगे क्या बकवास है, इन्हें तो यहाँ पर बेसिकली नूब्स होना चाहिए, पर हमारे हमले तो इनके ऊपर किसी भी तरीके से काम ही नहीं कर रहे हैं। पर एक प्लेयर अपनी तलवार एक ऑक की छाती के अंदर धंसाकर उसे मार देता है और काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ये अच्छा, ये तो आसान था। पर तभी वो नोटिस करता है कि वो अपनी तलवार को बाहर नहीं निकाल पा रहा और कभी पूरी तरह से मरा नहीं था, जिस वजह से वो अपने हथियार को घुमाकर उसके सिर पर दे मारता है और वो यहाँ पे इस अटैक की वजह से मारा गया था। जिसके बाद वहाँ पर जो दूसरे ऑक्स होते हैं वो सभी उनके ऊपर हमला करते हैं और एक एक करके जितने प्लेयर्स होते हैं वो सभी यहाँ पे मरना चालू हो जाते हैं। और उन ऑक्स की संख्या भी उन लोगों के हिसाब से कुछ जरूरत से ज्यादा ही थी और वो उनके लिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही ताकतवर थे। एक लड़का मरते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर एक ऑक्स से मारा गया, और जैसे ही वो उसको उसके ऊपर मारता हुआ देखता है वो कहता है कि प्लीज कोई मेरी मदद करो, पर उस ऑक के हमले के साथ वो यहाँ पर मारा जाता है। और दूसरी तरफ रीमिंग भागते हुए इस चीज को नोटिस करता है कि वो लोग जो कि कुछ समय पहले उसका यहाँ पर पीछा कर रहे थे और वो उसके पीछे नहीं है। और हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर रीमिंग को इनके बारे में पता था कि वहाँ पर जो 12 लोगों का ग्रुप है वो उसका आराम से पीछा कर रहा है, और वो सोचता है कि देखा जाए तो जो 12 लोगों का ग्रुप था वो पूरी तरह से ठीक होंगे जब तक वो लोग इतने ज्यादा बड़े बेवकूफ ना हो कि वो एक बड़े से
से और के विलेज के ऊपर जाकर रेड ना करें तब तक वो पूरी तरह से ठीक होंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छा होता है कि ऐसे और के विलेज से दूर रहा जाए जहाँ पर दूर से ही वो लोग तुम्हें देख सकते हैं। क्योंकि जैसे ही एक बार गार्ड वहाँ पर बिगुल बजा देता है तो 50 से भी ज्यादा ऑक्स आकर तुम्हारे ऊपर हमला कर देते हैं और एक बड़े से गाँव के अंदर 200 से भी ज्यादा ऑक्स रहते हैं। और यही सब बताते हुए वो एक और गाँव के अंदर आ गया था जहाँ पर वो ऑक्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा था और आगे कहता है कि इसके अलावा जो ऑक्स का मसल स्ट्रक्चर होता है वो इंसानों से काफी अलग होता है और इसी वजह से अगर तुम उन्हें स्टैब करते हो तो अपने वेपन को उनके शरीर से बाहर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से तुम्हें उनकी गर्दन की तरफ बढ़ना चाहिए जो कि ऑक्स का सबसे ज्यादा वाइटल पॉइंट होता है। और ये बताते हुए वो ऑक्स के ऊपर हमला कर उनके गले के ऊपर हमला करता है और बड़े ही आराम से उन सभी को काट कर अलग अलग कर देता है। और अगर तुम एक ऑर्डिनरी प्लेयर हो तो शायद तुम्हारे लिए ये एक प्रोग्रेसिव विंडो हो सकती है। और हमें दिखता है कि अभी केवल 1 घंटा यहाँ पर कवर हुआ था और रीमिंग ने अपने मेन क्वेस्ट को यहाँ पर पूरा कर लिया था जहाँ पर 300 और को उसे मारना था और उसने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया था। और वो कहता है लगता है कि मैंने केवल 1 ही घंटे में मेरा मेन क्वेस्ट खत्म कर दिया है और क्योंकि अब मैं पहला प्लेयर हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे जूरी की जाकर मदद करनी चाहिए। जिसके बाद वो उसको ट्रैक करना चालू करता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें 2 लोगों का सीन दिखाते हैं। एक आदमी पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो कहता है कि सच में मैं यहाँ पर लगभग मरते मरते बचा हूँ। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये यंग हाइकर क्लब का एक मेंबर है और इसका नाम मैन की है और लाल काले कपड़े पहने हुए लड़का जिसका नाम योंग हो है वो इस ग्रुप का लीडर है। इसलिए मैन की उससे कहता है कि अगर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो? और वो ये देखकर कहते हैं कि बिल्कुल, ये देखने में बिल्कुल चलते फिरते सुअर की तरह लगते हैं। तो उसके साइड में खड़ा हुआ लड़का कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इन्हें कुछ जरूरत से ज्यादा कम ना आको। और ये सब यंग हाइकर क्लब के मेंबर्स हैं। यंग हो उससे पूछता है कि मैन की अगर तुमने अब तक कितने मार दिए हैं? वो बताता है कि लगभग मैं 50 मार चुका हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि 50, वो भी केवल 1 घंटे के अंदर, वो भी 5 लोगों के साथ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम 10 घंटे के अंदर 300 ऑक्स को भी नहीं मार पाएंगे और हम लोग काफी ज्यादा पीछे रह जाएंगे। तो दूसरा लड़का उससे कहता है कि टेंशन मत लो, हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। तो दूसरा कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग तो यहाँ पर मारे जाएंगे। और इसी वजह से योंग हो उन लोगों से कहता है मुझे लगता है कि गाइस हम लोगों को एक बड़े से गांव के ऊपर अब जाकर रेड करना होगा। वो लोग ये सुनकर घबराते हुए कहते हैं पर क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही खतरनाक होगा? तो उसके पीछे खड़ा हुआ लड़का कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 3 ऑर्क से एक साथ लड़ने में भी हम लोगों की हवा टाइट हो गई थी, तो एक बड़े से गाँव से डील करना ये तो पूरे से इम्पॉसिबल जैसा है। इसलिए उसकी साइड में खड़ा हुआ लड़का कहता है मुझे लगता है कि हम लोग के लिए यही सेफ होगा कि हम छोटे से गाँव के अंदर ही रहे। योंगहो उन लोगों की बात सुनकर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इस चीज के खिलाफ बिल्कुल भी बहस नहीं कर सकता और न ही मैं तुम लोगों को फोकस करना चाहता हूँ। पर सच में अगर ऐसा ही चलता रहा हम लोग कभी भी अपने 300 हिट्स तक नहीं पहुँच पाएंगे और मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, पर हम लोगों के पास इस रिस्क को लेने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। और इसी वजह से वो उन लोगों को वार्न करता है और आगे कहता है इसलिए इस चीज को अपने दिमाग के अंदर बैठा लो कि किसी भी डूबती हुई नाव के अंदर तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं होता। जिसके बाद हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे थे और कुछ ही देर के बाद उन लोगों को अपने सामने एक ऑक का बड़ा सा गांव दिखता है। वो कहते हैं लगता है कि वहाँ पर पास में ही एक गांव है। मैनकी कहता है कि रुको, देख ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक गार्ड पोस्ट है। इसलिए योंगहो उन लोगों से कहता है कि हम लोगों को साइड से जाना होगा और वो गार्ड वहाँ पर सामने देख रहा था पर वो लोग साइड में से वहाँ से निकल जाते हैं और वहीं साइड में उन लोगों का ध्यान लकड़ियों के गैप के ऊपर जाता है जहाँ से वो अंदर आ सकते थे। जिसके बाद मैनकी अंदर की तरफ आकर चेक करता है और उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, जल्दी से अंदर आ जाओ। जिसके बाद वो लोग एक एक कर अंदर आना चालू हो जाते हैं और कुछ ही देर में वो लोग अंदर आ चुके थे। जहाँ पर योंगहो कहता है क्या वो सभी के सभी अपने घरों के अंदर है? तो मैनकी कहता है मुझे लगता है कि एक घर के अंदर लगभग 5 होंगे। ये सुनने के बाद वो परेशान हो गया था और वो कहता है मुझे लगता है कि जितना मुझे लगा था ये गांव उससे काफी ज्यादा बड़ा है। तो उसके साइड में खड़ा हुआ लड़का कहता है अगर ऐसा है तो हम लोगों को हर एक हब के ऊपर हमला करना चालू कर देना चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि ये सुनकर सच में काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा है तो हम लोगों को तुरंत ही यहाँ से आगे बढ़ना चालू करना होगा। मैनकी कहता है ठीक है, 5 को हराना काफी आसान होगा अगर हम लोग सही तरीके से उनके ऊपर एम्बुश करते हैं। जिसके बाद वो लोग एक हट को चुनते हैं और कहते हैं चलो हम लोग ऐसे शुरू करते हैं, तुम लोग तुरंत ही अंदर आना जैसे मैं यहाँ पर सिग्नल करूँ। और जैसे ही वो 5 दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं तो सामने का नजारा देखने के बाद उन लोगों की बोलती हुई पूरी तरह से बंद हो गई थी। यहाँ पर जो उनका अंदाजा था कि यहाँ पर एक हट के अंदर 4 से 5 ऑक्स होंगे, पर पता चलता है कि असल में तो यहाँ पर 9 से भी ज्यादा ऑक्स बैठे हुए थे। और जैसे ही वो लोग यहाँ पर इन इंसानों को देखते हैं वो गुस्से में किरकिराना चालू कर देते हैं और उठकर अपने हथियार उठा लेते हैं। ये देखकर एक लड़का कहता है कि ये तो यहाँ पर 10 हैं, हम लोग
आखिर अब यहाँ पर क्या करे। तो योंगहो कहता है कि और क्या, एक एक करके इन सभी को खत्म करेंगे। जिसके बाद वो सभी एक साथ आगे बढ़ना चालू करते हैं, पर वो कहता है कि सभी लोग सबसे पहले लेफ्ट में जाओ और हमला करना चालू करो। वो कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद लेफ्ट से वो हमला करता है तो एक लड़का अपनी शील्ड के साथ उसके अटैक को यहाँ पर रोक लेता है और योंगहो आगे की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर हमला कर उसके पैर को यहाँ पर घायल कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ गया था। जिसके बाद बाकी सभी लोग आकर उसके गले के ऊपर हमला करते हैं और उसे यहाँ पर खत्म कर देते हैं। और अब यहाँ पर और के एक आदमी को खत्म कर देने की वजह से बाकी सभी ऑक्स भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे और वो जोर से चिल्लाकर उसके ऊपर हमला करने के लिए तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है और उसके अंदर से निकलने वाला प्रेशर और उसकी आंखें वो काफी ज्यादा डरावनी थी, जिसकी वजह से उसके सामने खड़ा हुआ प्लेयर बहुत बुरी तरीके से डर गया था। जिसके बाद वो अपने हथियार से उसके कंधे के ऊपर हमला कर उसकी हड्डी पसलियां पूरी तरह से तोड़ देता है। जोंगहो ये देख कर चिल्लाता है कि मैनकी क्या तुम ठीक हो, और उसे ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वो उस ऑक के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि कुत्ते तुम मरोगे। जिसके बाद उसके गले के ऊपर हमला करता है और एक स्ट्राइक के अंदर उसके गले के अंदर अपनी तलवार को धंसाकर उसे खत्म कर देता है। पर ये देखने के बाद बाकी सभी ऑक्स देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इस चीज के ऊपर हंस रहे हो। वो लोग कंफ्यूज से हो रहे थे कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, पर वहाँ पर सभी ऑक्स ने उन लोगों को यहाँ पर घेरा हुआ था। जोंगहो कहता है कि अभी भी यहाँ पर 8 बाकी बचे हुए हैं, पर हमें इन्हें हैंडल करना होगा। एक लड़का कहता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, लगता है कि हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो उनका लीडर कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं भी यही सोच रहा था। जिसके बाद वो अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करना चालू करते हैं और जल्दी से जान बचाकर वहाँ से भागने लगे थे। ऑक्स भी ये देखकर थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे। जिसके बाद वो गुस्से में उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ना चालू करते हैं, पर जोंगहो सबसे पीछे रहकर उन लोगों को यहाँ पर संभाल रहा था। और जैसे वो लोग उस हट से बाहर आते हैं तो वो लोग अपने सामने का नजारा देखकर और बहुत बुरी तरीके से डर गए थे, क्योंकि उनके सामने 10 से भी ज्यादा ऑक्स थे जिनने उन्हें यहाँ पर घेर लिया था। ये देखकर बाकी लोग भी घबरा रहे थे और कहते हैं कि आखिर इनकी संख्या कितनी हो सकती है। तो उसके साइड में खड़ा हुआ कहता है लगभग 10 होंगे। तो वो लड़का जो कि मैनकी को यहाँ पर संभाले हुए था वो ये देखकर हंसते हुए कहता है कि ये खत्म हो गया, हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। तो उसके साइड वाला कहता है कि हाँ। मैनकी कहता है क्या इस तरीके से, पर जोंगहो उन लोगों से कहता है कि अपने हथियारों को उठा लो। वो लोग हिम्मत हार चुके थे। वो कहते हैं कि कैप्टन ये सब खत्म हो गया, सच में तुम लोगों के साथ इस तरीके से घूमना काफी ज्यादा मजेदार था। पर वो उन लोगों से कहता है कि गाइस जरा इन लोगों को देखो, ऐसा लगता है कि वो लोग अभी हम लोगों को यहाँ पर नहीं मानना चाहते। और वो अपने साथियों से कहता है कि जरा इन ऑक्स के चेहरे देखो। वो लोग कंफ्यूज उन लोगों के चेहरे देखते हैं कि वो यहाँ पर इन इंसानों को देखकर हंस रहे थे, जैसे कि वो यहाँ पर उनका मजाक उड़ा रहे हो। और जोंगहो भी उन लोगों से कहता है कि ये हम लोगों के ऊपर हंस रहे हैं, और लोगों के लिए भी ये काफी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल किसी डरपोक से चूहे की तरह कपकपा रहे हैं। तो क्या तुम इस चीज की वजह से गुस्सा नहीं आ रही, क्योंकि तुम यहाँ पर केवल ऑक्स के लिए एक हंसी का पात्र बनकर रह गए हो और ये हमें बिल्कुल किसी जू के मंकी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसलिए आखिर तक हार मत मानो, जब तक तुम हर एक और को यहाँ पर ना मार डालो। उसके बाद कम से कम हम लोग इस बेइज्जती के साथ तो यहाँ पर नहीं मरेंगे। जिसके बाद वो लोग अपने हथियारों को निकाल लेते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को माफ करना कि तुम लोगों को यहाँ पर मेरा इस एम्बेरसिंग साइड को देखना पड़ा, इसलिए अब हम लोग यहाँ पर अपने अंत तक जरूर लड़ेंगे। पर अभी वो उन लोगों को यहाँ पर इस तरीके से देखकर खिलखिलाए जा रहे थे। योंगहो उन लोगों से कहता है कि हम लोग एक साथ हमला करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर सिग्नल दूंगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है कैप्टन। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है ऐसा है तो आगे बढ़ो। ऑक्स ये देखकर कंफ्यूज थे और वो लोग ये देखकर हैरान हो रहे थे, पर अचानक ही जो यहाँ पर होता है ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन ऑक्स का ध्यान बिल्कुल भी उनके ऊपर नहीं था। वो लोगों को छोड़कर वहाँ से आगे की तरफ भागने लगे थे और ये देखकर वो लोग कंफ्यूज हो रहे थे। वो कहते हैं कि आखिर अभी अभी यहाँ पर ये क्या हुआ, आखिर वहाँ पर ये हो क्या रहा है, आखिर अचानक ही उन लोगों ने हमें यहाँ पर क्यों छोड़ दिया। पर तभी उन्हें योंगहो यार अपने कैप्टन की आवाज सुनाई देती है और वो लोग उसकी तरफ देखते हैं जहाँ पर अभी भी कुछ ऑक्स थे जो कि वहाँ से नहीं गए थे। और वो उन लोगों से कहता है कि अभी भी यहाँ पर 8 बचे हुए हैं, तो चलो इनको खत्म करते हैं। ये सुनने के बाद उनके अंदर हिम्मत आ चुकी थी और वो कहते हैं कि बिल्कुल कैप्टन। जिसके बाद आखिरकार वो उन 8 ऑक्स को यहाँ पर खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने इन 8 ऑक्स को यहाँ पर हरा दिया, हम लोगों ने ये कर दिखाया। नहीं कैप्टन आपने ये कर दिखाया। तो दूसरा कहता है कि सच में हम लोग तो यहाँ पर मर चुके होते अगर तुम यहाँ पर हमारे साथ नहीं होते। पर वो उन लोगों से कहता है कि फालतू की बातें करना बंद करो, ये सब तुम लोगों के यहाँ पर एक साथ होने की वजह से हुआ है और इस वजह से क्योंकि तुम लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए यहाँ पर लड़ने के बारे में सोचा था। अगर यहाँ पर तुम लोग एक दूसरे के साथ नहीं होते तो शायद हम लोग यहाँ पर मारे जा चुके होते। जिसके बाद वो मैनकी से पूछता है तो बताओ आखिर तुम्हारी इंजरी कैसी है। वो कपकपाते हुए कहता है कि ये दर्द तो हो रहा है पर मुझे लगता है कि अभी मैं इसको यहाँ पर संभाल सकता हूँ तो ये ठीक है। इसलिए वो उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तुम बिल्कुल भी मत हिलो। और साथ ही वो बाकी सभी लोगों से भी यहाँ पर छुपने के बारे में कहता है। मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर असल में बाहर हो क्या रहा है। तो एक लड़का कहता है पर कि ये कुछ जरूरत से ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। जोंगहो उससे कहता है कि पर तुम मेरी चिंता मत करो। जिसके बाद वो आगे बढ़ना चालू करता है और सभी लोग उससे कहते हैं कि कैप्टन सावधान रहना। पर जो उनका कैप्टन था वो साइड में से देखता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब है, आखिर यहाँ पे इतनी ज्यादा शांति क्यों हो रही है और
मुझे यहाँ पर एक भी और महसूस क्यों नहीं हो रहा। और वो आगे बढ़ता है और वहाँ पर देखता है, जिसके बाद वो आगे बढ़कर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना चालू करता है। पर जैसे ही उसका ध्यान साइड में जाता है तो वो ये देखकर हैरान था और वो कहता है कि आखिर ये क्या है। पर उसकी आंखें भी ये देखकर फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वहाँ पर जितने भी ऑक्स थे वो सभी मरे हुए थे और अब वो यहाँ पर गायब हो रहे थे। वो हैरान होते हुए उस साइड पर जाता है जहाँ पर वो ये देखकर कहता है कि आखिर ये क्या है, आखिर ये सब किसने किया होगा। पर तभी उसका ध्यान साइड में खड़े हुए ब्लैक साइथ यानी रीमिंग के ऊपर जाता है और वो कहता है कि ये सब तुमने किया है। और वो रीमिंग को आवाज देता है तो रीमिंग पीछे मुड़कर देखता है और कहता है क्या यहाँ पर कुछ और लोग भी है जो कि मुझसे पहले यहाँ पर आ गए। और तभी वो उसका यूजर नेम देखता है जो कि योंग हो है। तो रीमिंग भी उसको देखकर सरप्राइज था और वो कहता है कि ये इंसान तो योंग हो है, द मर्सनरी किंग। जिसके बाद रीमिंग हमें मर्सनरीज के बारे में बताता है कि ये क्लोज रेंज कॉम्बैट क्लास है और जो मर्सनरीज होते हैं वो कई सारे तरीके के वेपन्स को अपने पास रखते हैं, जैसे कि कोई वॉरियर रखता है। और जो उनके स्किल्स होते हैं वो भी उससे सिमिलर होते हैं कि केवल वैसे एक ही चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनते हैं जब वो दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और इसी वजह से ज्यादातर जो मर्सनरीज होते हैं वो लोगों के साथ पार्टी बनाते हैं जिनको वो जानते हैं या फिर मर्सनरी किंग के साथ। और मर्सनरी किंग एक सोलो क्लास है जो कि अलाउ करती है रूल करने के लिए कि जितने मर्सनरीज है जिनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो उन सभी के ऊपर रूल कर सकता है। और जो लोग उसके साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं उन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा एडिशनल इफेक्ट्स भी मिलते हैं। इसी वजह से उनके पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं बनता कि वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे। और रीमिंग उसको देखकर कहता है कि वो इंसान जो कि मेरे सामने खड़ा हुआ है वो योंग हो है जो कि एक सोलो क्लास मर्सनरी किंग है। मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था कि मैं इससे यहाँ पर इस तरीके से मिल जाऊंगा। योंगो हिचकिचाते हुए उसके पास आकर हंसते हुए कहता है कि हेलो ब्लैक साइथ। रीमिंग कहता है कि तुम मुझे जानते हो। वो कहता है कि बिल्कुल, आखिर एक ऐसे इंसान के बारे में कौन नहीं जानेगा जो कि हमेशा फर्स्ट आता है। और वो खांसते हुए सोचता है कि वाओ, मुझे लगता है कि मुझे एक ऐसे इंसान से नहीं मिलना चाहिए था जो कि सभी जोन्स में रैंक नंबर 1 पर आता है। मुझे लगता है कि शायद उसे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी अगर मैं उसे यहाँ पर हैंडशेक करने के बारे में कहूंगा। मैंने सही कहा ना। रीमिंग उसके थॉट्स को पढ़ते हुए सोचता है, देख कर ऐसा नहीं लगता कि ये एक ऐसा इंसान है जो कि किसी को धोखा दे सकता है। मुझे लगता है कि शायद मुझे समझ में आ गया है कि शायद इसी वजह से ये एक मर्सनरी किंग बनने के लायक है। तुम्हें एक ऐसे माइंडसेट की जरूरत है जो कि एक लीडर के पास होना चाहिए। तुम्हारा दिल काफी ज्यादा अच्छा है जिसकी वजह से तुम मर्सनरी किंग के क्लास के लिए क्वालिफाइड हो। योंगो उससे कहता है कि मैं ये तुमसे पूछना चाहता था कि तुमने अकेले इन सभी ऑक्स को मारा है। वो कहता है कि हाँ। ये जानकर वो सरप्राइज था और वो कहता है कि सच में तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम अपनी रैंक पर खड़े उतरते हो। और इसी वजह से वो उसके सामने झुककर कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर सर्वाइव कर पाया क्योंकि यहाँ पर तुमने उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। वो कहता है कि मुझे तो ये पता भी नहीं था कि तुम यहाँ पर हो। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर हम लोगों की यहाँ पर मदद नहीं करी है, पर ये चीज तो पूरी तरह से सच है कि तुमने यहाँ पे इन ऑक्स को मारकर हम लोगों की मदद करी है। रिम कहता है कि ठीक है, अब जल्दी से अपने दोस्तों के साथ यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने इस गाँव के जितने भी ऑक्स थे उन सभी को मार दिया है तो तुम उनकी चिंता मत करना। ये सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज था और वो कहता है अच्छा ऐसा है, ठीक है, पर आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे मेरी टीम के साथ था। जिसके बाद उसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है तो ये देखकर वो भी कंफ्यूज हो रहा था और वो अपने साथियों को देखकर कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि वेट करना। वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि तुम शायद हम लोगों को यहाँ पर छोड़कर चले जाओ। ये सुनने के बाद वो सरप्राइज था और वो शॉक होते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को कभी भी इस तरीके से छोड़कर नहीं जाऊंगा। रीमिंग कहता है देखकर ऐसा लगता है कि ये चारों मर्सनरीज हैं जिसने योंग हो के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर इसी वजह से आए हैं क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर इसकी चिंता हो रही थी। इसने पहले ही अपने लिए एक ऐसी टीम बना ली है जो कि सच में इसकी काउंसिल से चिंता करते हैं। और तभी उन लोगों का ध्यान रीमिंग के ऊपर जाता है जो देखकर वो सरप्राइज हो गए थे और वो कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रीमिंग उसे बताता है कि मैं यहाँ पर बस छोटे से शिकार के लिए आया था, पर उसके आसपास की लाशों को देखकर वो कहते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, तुमने बड़े ही आराम से उन सभी को यहाँ पर खत्म कर दिया होगा, भले ही वो यहाँ पर 100 से भी ज्यादा ही क्यों ना हो। रीमिंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ अगर तुम लोगों को यहाँ पर हो गया है। और साथ ही वो सोचता है कि एक इंटरमीडिएट बॉस जल्दी यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। इन ऑक्स के यहाँ पर मर जाने की वजह से ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है लोगों के लिए अगर ये लोग यहाँ पर रहते हैं। वो कहते हैं कि यस सर, हम लोग आसपास आपसे मिलते रहेंगे ब्लैक साइड। और वो लोग कहते हैं कि सच में आपसे मिलना तो यहाँ पर मेरे लिए गर्व की बात है। पर तभी उन लोगों को एक अजीब तरीके की आवाज सुनाई देती है तो वो शील्ड वाला लड़का आगे आते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पे कुछ अजीब से सुनाई नहीं दे रहा। तो उसके सामने खड़ा हुआ लड़का कहता है कि क्या। वो कहता है कि जरा गौर से सुनो। अब योंगहो को भी ये आवाज सुनाई देने लग गई थी। वो लोगों से कहता है कि आखिर यहाँ ये क्या हो रहा है। रीमिंग उसे बताता है कि एक इंटरमीडिएट बॉस
बॉस यहाँ पर आ रहा है तो जल्दी से यहाँ से गायब हो जाओ। ये सुनकर वो शौक था और वो कहता है कि एक इंटरमीडिएट, पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले एक बॉस जंप करते हुए उन लोगों के पास आ गया था। जैसे योंगहो के साथी उसको देखते हैं तो वो ये देख बहुत बुरी तरीके से शॉक हो गए थे और वो कहते हैं क्या ये एक ऑक है। पर जिस तरीके की उसकी कंडीशन और जिस तरीके से उसके अंदर से ऑरा निकल रहा था उसको देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा डेंजरस है। और रिमिंग चिल होते हुए उसको देखकर कहता है तो यहाँ पर थे तुम ऑर्क वॉरियर, और ये सब इन लोगों की वजह से हुआ है कि यहाँ पर इन ऑक्स को मार देने के बाद भी मैं तुरंत यहाँ से नहीं जा पाया, पर मुझे यहाँ पर इसे मानना होगा जिससे मुझे एक स्टोन बैलेंस मिल जाए जो कि मेरे सब क्वेस्ट के लिए है, और बस एक बार इसे मानना है जिसके बाद बाकी 3 ट्राइब्स के जितने भी बॉसेस हैं उन सभी को भी, और ये सब क्वेस्ट भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही वो मॉन्स्टर उन लोगों को देखकर आगे बढ़ना चालू करता है वो लोग कहते हैं कि ये देखकर लगता है कि काफी ज्यादा गुस्से में है, तो योंगहो भी कहता है कि हाँ देखकर तो ऐसा ही लगता है, और वो कपकपाते हुए बहुत बुरी तरीके से डरते हुए कहता है कि भागो, पर वो अपनी बात पूरी कर नहीं पाता उससे ही पहले जो ऑक मॉन्स्टर था वो काफी गुस्से में उसकी तरफ हमला करते हुए अपनी बड़ी सी तलवार को घुमाता है और सीधे आकर योंगहो के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक दे मारता है, जिससे वहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक हुआ था जिससे आसपास की जगह पूरी तरह से ब्लास्ट हो गई थी, और वो लोग अपने साथी को यानी योंगहो को चिल्ला रहे थे पर वो वहाँ पर साइड में पड़ा हुआ था। वो तो इस सब की वजह से बहुत बुरी तरीके से डर गया था, और हमें दिखाते हैं कि 2 सेकंड पहले असल में रिमिंग उसके अटैक के बीच में आ गया था जब उसने योंगहो को पकड़कर साइड में फेंक दिया था, जिसके बाद वो योंगहो से कहता है कि अगर तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि ब्लैक साइड तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तो रिमिंग उससे कहता है कि तुम पीछे ही रहना अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते, और वो ऑर्क वॉरियर धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा था। जहाँ पर वो साइड में देखता है कि रिमिंग उसकी तरफ बढ़ रहा था वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये काफी ज्यादा मजेदार है, और वो अपने साइड को लेकर उसके पैर पर दे मारता है। इस अटैक की वजह से वो घायल हो गया था और वो जोर से चिल्लाता है और तेजी से अपने हथियार को घुमाते हुए रिमिंग के ऊपर हमला कर देता है, पर रिमिंग बड़े ही आराम से अपने हथियार को निकालकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और जंप करते हुए पीछे आ जाता है। पर ये देखने के बाद वो ऑर्क अपने दूसरे हाथ से उसके ऊपर हमला कर उसको यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करता है, पर रिमिंग यहाँ पर भी जंप करके उसके अटैक को यहाँ पर डॉज कर जाता है, और वहाँ पर भागते हुए रिमिंग कहता है कि आखिर काफी ज्यादा पावरफुल डैमेज अटैक्स का क्या मतलब है जब मैं सभी को यहाँ पर डॉज कर सकता हूँ। ये सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद रिमिंग वहाँ पर रुक जाता है और अब उसके ऊपर जंप करता है और कहता है कि इस तरीके से किड़किड़ाना बंद करो, और अपना एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक उसके गले पर दे मारता है, जिसकी वजह से उसके गले से खून आना तो चालू हो गया था पर उसका गला यहाँ पर कटा नहीं था। रिमिंग कूद कर पीछे आ गया था, जिसके बाद वो जंप करते हुए फिर से उसके ऊपर हमला कर रहा था, और वो फिर से उसके गले के ऊपर हमला कर वहाँ पे एक काफी ज्यादा पावरफुल कट छोड़ देता है, और ये देखने के बाद कि यहाँ पर वो अभी आसमान में है वो ऑर्क मॉन्स्टर उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है और वो लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है, पर रिमिंग हर एक अटैक को डॉज करते हुए बड़े ही आराम से उन सभी को ब्लॉक किए जा रहा था। रिमिंग भी कहता है कि 2 बार इसके गले के ऊपर हमला करने के बाद भी ये नहीं कटा, ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही मोटा है, और ये सोचकर वो फिर से उसकी गर्दन के ऊपर हमला करने के लिए जंप करता है और फिर से अपने साइड को घुमाकर उसकी गर्दन के ऊपर अटका देता है, और फिर जंप करते हुए उसकी गर्दन के ऊपर अपने साइड को गोल गोल घुमाने लगा था, जिसकी वजह से उसके गले के ऊपर उसके साइड को घूमने की वजह से उसका गला इस बार यहाँ पर कट जाता है और अलग होकर आगे की तरफ गिर जाता है। और इस तरीके से ब्लैक साइड ने अपने काफी ज्यादा पावरफुल स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस बॉस को यहाँ पर खत्म कर दिया था, और वो बड़े ही आराम से उसके ऊपर पोज देकर खड़ा हुआ था उसकी बॉडी के ऊपर, और उसके यहाँ पर ऑर्क वॉरियर को खत्म करने की वजह से उसे यहाँ पर 37.73% का एक्सपीरियंस पॉइंट मिले थे, और साथ ही गोल्ड मिला था उसे 4000 और बोनस गोल्ड मिला था 2000। और इसके साथ अभी के लिए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, पर अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, और जैसे नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे मैं उनको भी एक्सप्लेन जरूर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।